नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 78369261। दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्तनी और वाक्य शुद्धि पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसे। इसमें हम ये देखेंगे कि वाक्य को शुद्ध प्रकार से कैसे लिखा जाता है और एक एक शब्द की वर्तनी में हम किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं या उसे गलत लिखने से बच सकते हैं। आजकल अशुद्ध लिखने का चलन ज्यादा बढ़ गया है। हिंदी लिखना और बोलना बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन उसे शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना ये बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत रेयर ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा कर पाते हैं। तो इसलिए आप चूंकि यहाँ सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र हल करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए। वर्तनी शुद्धि वाले प्रश्न आते हैं और इसके अतिरिक्त कहीं भी अगर आप हिंदी में लिखते हैं और आपसे व्याकरण की अशुद्धियां होती हैं, सामान्य मात्राओं की चूक होती है, तो वो देखने में अशोभनीय लगता है। इसलिए आइए शुरू करते हैं इसे। देखिए, इसमें वाक्य रचना के जो तत्व हैं उसी में त्रुटियां होती हैं, जैसे कि कारक चिन्ह की अशुद्धि होती है, विभक्ति और परसर्ग में हम गलतियां करते हैं। जहां जो कारक चिन्ह लगाना चाहिए वहां वो न लगाकर कोई दूसरा लगा देते हैं, तो इससे गड़बड़ हो जाता है और यथेष्ट अंक नहीं मिलते हैं। अभ्यर्थी ये शिकायत करते हैं कि मैंने बहुत अच्छा निबंध लिखा था, मैंने हिंदी मतलब सामान्य हिंदी का जो प्रश्न पत्र था उसमें भी बहुत अच्छा व्याख्या वगैरह किया था, गद्यांश का सब कुछ ठीक ठाक किया था, सारे प्रश्न भी ठीक किए थे, लेकिन फिर नंबर कहाँ कट गए? तो नंबर इसलिए कटे आपके क्योंकि आपने वर्तनी में गलती की थी। ऐसा हो सकता है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो कारण छिपा ही होगा। तो वर्तनी की अशुद्धियां आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए समय रहते इसको सुधार लेना चाहिए। देखिए, इसमें कौन कौन सी दिक्कतें हैं। जैसे कि कर्ता ने चिन्ह, यहां पर जो ने का प्रयोग है उसकी अगर बात की जाए, मतलब इसका उदाहरण आप देखें, सकर्मक क्रिया के सामान्य आसन्न पूर्ण तथा संदिग्ध भूत के कर्तृवाच्य में होता है। ठीक है, सकर्मक क्रिया के सामान्य आसन्न पूर्ण तथा संदिग्ध भूत के कर्तृवाच्य में होता है और सकर्मक क्रिया अकेली हो, ठीक है, सकर्मक क्रिया जो है वो अगर अकेले रखी जाए या किसी के साथ जुड़कर प्रस्तुत हो तो भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ दुरूह बात है, मतलब उलझी हुई बात है। इसको उदाहरण से यहां समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने भोजन किया, ये क्या है? सामान्य भूत है, मतलब आप भोजन कर चुके हैं लेकिन ये सामान्य सी बात है। और मैंने भोजन किया है, ये क्या है? यहां पर देखें आप, मैंने भोजन किया ये भी वाक्य है और मैंने भोजन किया है, दोनों ही वाक्यों में आप ये पता लग रहा है कि आपने भोजन कर लिया है, लेकिन कहने का तरीका भिन्न है। तो कहने का तरीका जब भिन्न है तो इससे सुनने वाले को ऐसा आभास होगा कि आपने भोजन किया, यानी कभी का आप किए हुए हैं, 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले आपने खाना खाया है। लेकिन अभी अभी आप कहते हैं कि मैंने भोजन किया है, तो इसका मतलब है कि आपने तत्काल में आसन्न स्थिति में किया है, मतलब अभी करके उठे हैं और तुरंत उस व्यक्ति से जाकर कह रहे हैं कि मैंने भोजन किया है। तो ऐसी कंडीशन क्या होगी? आसन्न भूत कहलाएगी। मैंने भोजन किया था, ये क्या है? ये पूर्ण रूप से भूतकाल है, यानी कभी किसी जमाने में आपने भोजन किया था। और संभव है कि मैंने भोजन किया हो, ये क्या है? संदिग्ध स्थिति है। यहां संदेह का भाव दिखाई दे रहा है, मतलब आप खुद ही कंफर्म नहीं है कि आपने खाया था अथवा नहीं। तो ये स्थितियां हैं, मतलब भूतकाल की जो अवस्थाएं हैं उसे आप देखें, सभी बीती हुई बातें ही हैं लेकिन उसमें भी अलग अलग पेंच हैं। अब इनमें अशुद्धियां कैसे होती हैं देखिए। जैसे पिताजी मुझे कुछ रुपए दिए, अब यहां पर आपको कारक चिन्ह का इस्तेमाल करना था तो ने लिखना चाहिए था, पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए। यहां जो ने है वो क्या है? कारक चिन्ह है। इसके अलावा कौन काम किया है तो आपको लिखना चाहिए था किसने काम किया है, अब यहां पर ने का प्रयोग। और प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे, प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे, अब यहां पर दिए थे जो लिखा है उसकी जगह होना चाहिए दिया था। तो यहां वचन संबंधी अशुद्धि। और देखिए, हो सकता है तुम ही यह पत्र फाड़े हो, बोलचाल में हम लोग बोल देते हैं तुम ही यह फाड़े हो, तुम ही यह किए हो, लेकिन तुम ही ने यह किया है या तुम ही ने यह किया हो, इस प्रकार से हम बोले तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब ने का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वाक्य कैसे बनेगा? हो सकता है तुम ही ने यह पत्र फाड़ा हो। तो आइए देखते हैं अगले वाले को। अब इसमें एक चीज नोट में कही गई है कि अकर्मक क्रिया के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, कभी नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। जो सकर्मक क्रिया है उसी के साथ सदैव होगा, ये हमेशा दिमाग में रखना है। अब यहां देखिए, अशुद्ध प्रयोग किया गया है, मतलब अशुद्ध जो सेंटेंस है, वाक्य है, वो दिया हुआ है और उसका शुद्ध रूप यहां प्रस्तुत किया गया है। जैसे बच्चे ने रोया। अब यहां पर कैसी क्रिया है? पहले आपको क्रिया पहचाननी होगी कि वो सकर्मक है अथवा अकर्मक है।
और इसमें इतना व्याकरण के नियम में घुसने की भी जरूरत नहीं है, आप जरा सा पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो यहाँ बच्चे ने रोया, ठीक है, ये सुनने में भी अटपटा लगता है, बच्चा रोया, ऐसे लिखें आप ज्यादा बेहतर है। तो व्यवहारिक नियमों से भी हम गलतियां पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर व्यवहारिक नियम से या जो सामान्य बुद्धिमत्ता है उससे पकड़ में नहीं आ रहा है तब व्याकरण का सहारा लिया जाता है। तो व्याकरण का सहारा लेने का मतलब यही है, ये ध्यान दीजिएगा कि अकर्मक क्रिया के साथ कभी भी जो ने चिन्ह है उसका इस्तेमाल नहीं होगा। और भी है, जैसे मैंने वहां गया था, मैंने वहां गया था, अब यहाँ जो ये मैंने लिखा हुआ है इसकी जगह होना चाहिए था मैं, तो मैं वहां गया था, यहाँ अकर्मक क्रिया थी चूंकि, तो इसलिए आपको यहाँ ने का इस्तेमाल नहीं करना था। वैसे ही मोहन ने खूब हंसा, अब ये जो सेंटेंस है इसमें ने हटा देना चाहिए, वो देख कर भी लग रहा है कॉमन सेंस की बात, लेकिन फिर भी आप यहाँ नियम का इस्तेमाल करिए। तो यहाँ चूंकि ये अकर्मक क्रिया का दर्शन हो रहा है तो इसलिए मोहन खूब हंसा, यहाँ ने हटा देंगे। और वैसे ही मैंने दूध पीकर स्कूल गया, अब यहाँ पर जो ने है उसको हटा देने की आवश्यकता है, तो मैं दूध पीकर स्कूल गया, इस प्रकार से। तो कुल मिलाकर यही ध्यान देना है। इसके बाद आप देखें आगे भी कहा गया है कि कर्म कारक के चिन्ह को का प्रयोग, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अभी कर्ता वाला जो चिन्ह था, मतलब कर्ता के चिन्ह ने का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ कारक जो चिन्ह है उनका पहले हम देखेंगे और उसके बाद सामान्य वर्तनी शुद्धि वाले जो क्रम है, मतलब शब्दवार देखेंगे, वाक्यवार देखेंगे, वो अलग है। तो इसमें देख लीजिए यहाँ क्या किया गया है, कर्म कारक के चिन्ह को का प्रयोग का के मतलब का के लिए, से, पर आदि चिन्हों के स्थान पर। तो ये हेडिंग है पहली चीज, ठीक है, मतलब कर्म कारक का जो चिन्ह है, और चिन्ह कौन सा है, को, तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो का, के लिए, से, पर आदि चिन्हों के स्थान पर को का प्रयोग भूल से कर दिया जाता है। मतलब होता यह है कि सेंटेंस में जहां पर हमें का लिखना चाहिए था वहां हम को लगा रहे हैं, ठीक है, जहां के लिए लिखना चाहिए था वहां पर हम क्या कर रहे हैं, को सिर्फ लगाकर अपना काम छुट्टी कर ले रहे हैं, क्यों इसमें दो शब्द क्यों लिखे जाए ऐसा सोच रहे हैं, या फिर से और पर की जगह पे हम को का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तो ये गलती हो जाती है, नहीं करनी चाहिए, ये बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। तो अशुद्ध प्रयोग कैसा है देखिए, महापुरुषों के उपदेशों को, यहां देखिए, महापुरुषों के उपदेशों को अपने जीवन में प्रयोग करो। सेंटेंस क्या होना चाहिए, महापुरुषों के उपदेश का अपने जीवन में प्रयोग करो। मतलब जहां पर को लिख लिया हमने ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, कर्म कारक का चिन्ह था को, उसका गलत इस्तेमाल कर लिया, उसकी जगह होना चाहिए था का। तो ऐसे ही गलतियां होती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस विषय में मैं आपका क्या कहूं, तो यहां पर क्या होना चाहिए, का की जगह पे आप से, मतलब का जो है उसको हटाकर से का इस्तेमाल करेंगे। तो इस विषय में मैं आपसे क्या कहूं। इसके बाद पिताजी ने मुझे, यहां देखिए, पिताजी मुझे कुछ कपड़े ले आए, ठीक है, ये सेंटेंस गलत है, मतलब इसमें अशुद्धि है। तो पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, मतलब यहां आपने क्या किया, पूरा मेरे लिए जो था उसमें लिए शब्द को हटा दिया तो पूरा वाक्य गड़बड़ हो गया। तो इसे सही तरीके से लिखने के लिए मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। शालू को परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है, ठीक है, शालू को परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है, तो शालू की परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है। यहां पर जो को का इस्तेमाल आपने किया है ना, उसकी जगह पे की होना चाहिए था कायदे से। अब इसके बाद संबंध कारक का चिन्ह जो है का के आदि का प्रयोग, उसको कैसे देखेंगे। तो यहाँ का के आदि के प्रयोग में कैसी त्रुटि होती है ये देखकर समझ में आएगा। यहाँ जो टेबल बनी हुई है उसे देखिएगा। इस कार्य में विघ्न बनकर तुम आए हो, देखने में लग रहा है कि ठीक है, ज्यादा गड़बड़ नहीं है, लेकिन इसमें गड़बड़ी कहां पर है जरा देखिए। इस कार्य में विघ्न बनकर तुम आए हो, यहाँ लिखा क्या है, इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो, ठीक है। तो यहाँ के जो है उसको हटाकर में लगाना चाहिए था, मतलब के जो चिन्ह था ये खुद ही कारक चिन्ह है, उसकी जगह पे आपको किसका इस्तेमाल करना है, में का इस्तेमाल करना है। वैसे ही आप नीचे देखें, इसमें इस गांव में घर घर यही दशा है, ठीक है, दूसरा वाला जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, इस गांव में घर घर यही दशा है, तो इसका क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, इस गांव के घर घर में यही दशा है, ठीक है, ऐसे लिखना है। मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है, ठीक है, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है, तो मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित के लिए है, हित का है ये थोड़ा सा अधूरा कटाफटा वाक्य लग रहा है, तो हित के लिए है। अब इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। तो करण कारक अपादान कारक का चिन्ह जो है से, उसका इस्तेमाल तो अब इसमें देखते हैं, मतलब किस प्रकार से गलतियां होती हैं वो देखते हैं। तो करण कारक और अपादान कारक दोनों का चिन्ह यहाँ दिया हुआ है, और जहां पर इनकी सहायता से कार्य होता है, तो सहायता से कार्य कैसे होता है वो बताया गया है कि कार्य के समय दोनों वस्तुएं समीप रहती हैं, मतलब दो चीजें हैं, दोनों चीजों के बीच में संबंध को ये जोड़ने का काम करते हैं। तो अगर चीजें पास आ रही हैं या उनमें निकटता का या जुड़ाव का आभास हो रहा है तो वहां पर करण कारक होगा, ठीक है। और अगर दूरी का आभास हो रहा है, मतलब दो चीजें हैं उनका संबंध आपस में तो था लेकिन वो एक दूसरे से दूर जाती हुई लग रही हैं, तो वहां पर होता है अपादान कारक। बस इतना ही इनमें अंतर होता है,
बाकी जो कारक चिन्ह है वो एक जैसा होता है। तो जैसे आप देखें, विशाल डंडे से कुत्ते को पीटता है। अब यहाँ डंडे का कनेक्शन विशाल से या कुत्ते से अगर देखा जाए, डंडे से कुत्ते को पीटता है, तो यहाँ डंडा और डंडे से क्या है, ये करण कारक है। मतलब से का जो चिन्ह आपने यहाँ पे कारक चिन्ह इस्तेमाल किया वो असल में करण कारक का चिन्ह था, क्योंकि डंडे और कुत्ते के बीच में निकटता है, दूरी नहीं है। और उसके बाद वृक्ष से फल गिरा। अब वृक्ष जो है उससे फल का संबंध तो है, लेकिन फल गिरकर कहाँ जा रहा है, वृक्ष से दूर जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो से चिन्ह आपने लगाया है वो अपादान कारक का चिन्ह है, बस यही कहने का मतलब। वैसे ही त्रिषा गुरुजी से पढ़ती है, बिल्ली कुत्ते से डरती है। अब यहाँ देखें, निकालना अथवा हटाना, तो मकान मालिक अपने किराएदार को अपने घर से किराएदार को निकालता है। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए था, अपादान कारक होना चाहिए था, क्योंकि किराएदार को बाहर निकाल रहा है, यानी दूर जा रहा है वो। और इस प्रकार से तुलना जब होती है तो भी, मतलब जब दो चीजों के बीच में तुलना की जाए तो वहां भी अपादान कारक का चिन्ह होता है। ठीक है, संबंध अगर दर्शाया जा रहा है लेकिन वो तुलनात्मक संबंध है। ठीक है, संबंध जो है वो कैसा है, तुलनात्मक है, तो वहां पर अपादान कारक का चिन्ह जो से है वो इस्तेमाल होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि उदाहरण उसका दे दिया है कि दीपा नीता से चतुर है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि से चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है, तो वो से जो है वो क्या है, अपादान कारक का चिन्ह है, करण कारक का नहीं है, वो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं, मैं लिखने के बाद पढ़ने से लगूंगा, पढ़ने में लगूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कारक चिन्ह का गलत इस्तेमाल किया गया। उसके बाद मेरे विचार से विभक्तियां सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखनी चाहिए, यहाँ पर से है ना, तो ये सब जो चिन्ह आप देख रहे हैं उनको आप ध्यान दीजिएगा कि वो कौन से कारक के अंतर्गत आते हैं, तभी आप उनका सही प्रयोग कर पाएंगे। इसके बाद आप देखिए, कुछ स्थानों पर से का प्रयोग न करके अन्य विभक्तियों का प्रयोग करना गलत हो जाता है। जैसे अब यहाँ देखें, आप वाक्य दिया है, उसने मुझसे घर जाने के लिए, मतलब मुझसे यहाँ लिखना चाहिए था लेकिन लिखा हुआ है मुझे, तो मुझे घर जाने के लिए कहा, और तुम्हारी बुद्धिमानी तो इसी कार्य में प्रकट हो जाती है। अब यहाँ पर लगाना चाहिए था से, लेकिन आपने लगाया में, तो वाक्य गलत हो गया। इसके बाद आप देखें, पढ़ने के बहाने से शिल्पा यहाँ आती है। यहाँ आप देख रहे हैं एक वाक्य दे दिया है, तो ऐसे वाक्य जो है, पढ़ने के बहाने से शिल्पा यहाँ आती है, अब यहाँ से का प्रयोग किया गया है, वो आप देख पा रहे हैं, तो ये अनावश्यक है, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं थी, आपने जबरदस्ती डाल दिया। इसे नहीं भी लगाएंगे तो सेंटेंस और ज्यादा बेहतर होगा। जैसे पढ़ने के बहाने शिल्पा यहाँ आती, वाक्य सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर तथा के ऊपर का प्रयोग कैसे होता है, तो पर तथा के ऊपर को समानार्थक समझकर कभी कभी क्या किया जाता है, एक के स्थान पे दूसरा घुसेड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। साधारण तौर पे पर का अर्थ होता है साधारण तौर पर ऊपर, मतलब सामान्य तौर पर अगर हम किसी चीज के ऊपर की बात करते हैं तो कहते हैं पर, और ऊपर का मतलब किसी तल या हिस्से से होता है। जैसे मंजिल कोई बनी हुई है, नीचे का ग्राउंड फ्लोर है, उसका जो फर्स्ट फ्लोर है वो ऊपर का, मतलब ऊपर का तल हो गया, तो वहां पर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां ऊपर का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अब यहाँ देखिए आप, कामिनी को अपने माता पिता के वचनों के ऊपर श्रद्धा थी। वचनों के ऊपर श्रद्धा थी मतलब वो वचन के ऊपर चढ़कर और वहां पर श्रद्धा व्यक्त कर रही थी। यहाँ ऊपर जो शब्द है ना, वो तल का आभास कराता है, मतलब ऐसा लगता है ना कि आपके सिर के ऊपर कोई छत है और छत के ऊपर कोई दूसरा तल है, और उसके लिए, उसको बताने के लिए आप ऊपर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे भगवान को लोग कहते हैं ऊपर वाले, तो वो कहीं ऊपर बादलों में छिपे हुए हैं, यानी ऊपर के तल पर है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, कामिनी को अपने माता पिता के वचनों पर श्रद्धा थी, न कि ऊपर। तो ऊपर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि दोनों का शाब्दिक अर्थ एक ही है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर प्रयोग होते हैं, तो उसको ध्यान दीजिएगा। डाकुओं ने निर्दोषों के ऊपर हमला किया। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए था, डाकुओं ने निर्दोषों पर हमला किया। ठीक है, वैसे ही कुछ ही माह पूर्व ठक्कर आयोग की रिपोर्ट के ऊपर बहस हुई, मतलब रिपोर्ट को नीचे रखकर उसके ऊपर बैठकर और बकायदा चर्चा हो रही थी। ऐसा तो होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ आपको करना क्या होगा, ठक्कर आयोग की रिपोर्ट पर बहस हुई। और वैसे ही आप देखें, यह बात तुम लोगों के ऊपर निर्भर है, यह बात तुम लोगों पर निर्भर है। ये सब लिखने के तरीके होते हैं, और ये बड़ा ही सूक्ष्म अंतर है, यहाँ पर लोग अक्सर गड़बड़ियां करते हैं। इसके बाद अब और का प्रयोग कैसे करना है, तो और के प्रयोग में तो बहुत सारी गलतियां लोगों से होती हैं। जैसे अब यहाँ पर दिया हुआ है कि शब्दों, वाक्यों और पदों को मिलाने के लिए और का प्रयोग होता है, मतलब ये क्या करता है, संयोजन करने का, जोड़ने का काम करता है। दो अलग अलग वाक्य हैं या दो अलग अलग संज्ञाएं हैं, कोई भी शब्द हैं, उनको अगर जोड़ना है, आपस में कनेक्ट करना है, तो और, तथा, एवं, इस प्रकार के जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। अब जब दो से अधिक शब्दों या वाक्यों या पदों को मिलाने के लिए और का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका प्रयोग कहाँ पर करना चाहिए, अब वो आपको ध्यान देना है। इसका प्रयोग अंतिम शब्द वाक्य तथा पदों से पहले होता है। जैसे मान लीजिए 4-5 लोग हैं, तो बाकी लोगों के नाम आप कॉमा लगा लगा के लिखेंगे, जैसे राकेश, महेश, रूपा और मोहन। ठीक है,
4 लोग हैं, राकेश, महेश, रूपा, मोहन। अब इसको आपको लिखना है ये फुटबॉल खेलने गए या बाजार में मेला देखने गए, ऐसे। तो अब यहाँ लिखना था आपको, तो इसमें क्वामा शुरुआत में लगाते जाएंगे, जैसे राकेश क्वामा, महेश क्वामा, रूपा और मोहन। अब यहाँ पे जो अंतिम शब्द है मोहन, उससे पहले और आपने लगा लिया, ऐसे करेंगे, मतलब और का प्रयोग अंत में करेंगे। तो ये तो कॉमन चीज है। अब यहाँ देखकर आप और बेहतर समझ जाएंगे, जैसे तुमने मुस्कुरा दिया, तुम मुस्कुरा दिए, ठीक है। रामायण सब हिंदू मानते हैं, रामायण को सब हिंदू मानते हैं। अब यहाँ ओवरऑल दिया हुआ है, मतलब मिक्स करके जो विविध है वो दे रखा है, सारे नियमों को यहाँ पर एक साथ उनका पैचअप करा दिया गया है। अब इसके बाद आप देखें, अशुद्ध शब्द में दिया हुआ है, माफ कीजिएगा, अशुद्ध वाक्य में दिया हुआ है, अपने लड़के नेक बनाओ, अपने लड़कों को नेक बनाओ। यहाँ पर को का इस्तेमाल करना चाहिए था, जो नहीं किया गया था। पुस्तकों को लाओ, तो पुस्तकें लाओ, यहाँ को का इस्तेमाल निरर्थक था, आप देख रहे हैं को का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो क्या है, अनावश्यक है, तो उसको हटा देंगे। इसके बाद सबसे नमस्ते, तो सबको नमस्ते, ठीक है। इसी प्रकार से इतनी देर से आप क्यों आए, इतनी देर में आप क्यों आए, यहाँ पर से नहीं बल्कि में का इस्तेमाल करना था। तृषा क्रोध में भरकर बोली, तृषा क्रोध से भरकर बोली, में हटाकर से का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे ही शुद्धिकरण होता है वाक्य का, और भी ढेर सारे हैं, अभी आगे मिलेंगे आपको। इसमें आप देखें, अशुद्ध वाक्य दिया है 7 बजने को 5 मिनट बाकी है, तो 7 बजने में 5 मिनट बाकी है। वैसे ही अशुद्ध वाक्य दिया है कि उनकी दृष्टि चित्र में गड़ी हुई है, तो उनकी दृष्टि चित्र पर गड़ी है, ठीक है, न कि उसमें जाकर गड़ गई है। और इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। अभी ऊपर और पर वाला आपने सुना था, तो मेरे ऊपर है, अब यहाँ पर आपको लिखना क्या है, इसका दायित्व मुझ पर है, इस प्रकार से। वर्ण और मात्रा संबंधी अशुद्धियां कैसी होती हैं, तो न और अण संबंधी जो अशुद्धियां हैं उसे अगर आप देखें तो इसमें त्रुटि कैसी होती है। ब्रज भाषा और अवधि में अण के स्थान पर न का प्रयोग होता है, ठीक है। जहां पर अण का इस्तेमाल करना चाहिए था वहां ये न का इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए गलतियां होती हैं। खड़ी बोली और तत्सम शब्दों में ये जो है ये अपने यथा स्थान इस्तेमाल होते हैं, मतलब जहां अड़ यूज होना चाहिए वहां अड़ यूज होता है, जहां न इस्तेमाल होना चाहिए वहां न का प्रयोग होता है। तो इनका आप देखें। इसके बाद जो मूर्धन्य श है, ये आप देख रहे हैं ना, मूर्धन्य श। इसके अलावा र और री, इनके बाद न और अड़ हो जाता है, चाहे वह न ठीक इनके बाद हो, अथवा इन वर्णों और न के बीच में कोई स्वर या क वर्ग, प वर्ग या य और व और ह में से, ठीक है, इनमें से कोई एक वर्ण आता है, जैसे कि चरण, हरण। तो ये तो समझने की बात है, देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा। इसके बाद आप देखें, संस्कृत की जिन धातुओं में अड़ होता है, ठीक है, जो धातु आप पढ़ते हैं ना, तो उन धातुओं में जहां पर अड़ होता है उन शब्द, उनसे बने जितने भी शब्द होते हैं, धातु जो होती है उसी से मूल शब्दों का निर्माण होता है, संस्कृत की धातुओं से ही बने हैं शब्द। तो उनसे बनने वाले जो शब्द होते हैं उनमें भी अण का इस्तेमाल होता है, जैसे कि गुण, निपुण, इस प्रकार से। और अण संबंधी कुछ शुद्ध शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें आप देख लीजिए, प्राय इनमें लोग त्रुटियां करते हैं, जैसे कि प्रमाण। अब यहाँ पर प्रमाण न कुछ लोग लिख लेते हैं, मतलब ऐसे लिख लेते हैं, और ज्यादातर जो अवधी भाषा की रचनाएं हैं या ब्रज भाषा की, उसमें आपको ये दिखाई देगा। तो वो तो एक साहित्यिक रचना है, कवि ने अपने भावना में लिख दिया और लोग उसे उसी रूप में स्वीकार करते हैं, उसमें जरा भी संशोधन नहीं करते। लेकिन जब प्रश्न वाक्य शुद्धिकरण का होगा या वर्तनी को शुद्ध करने का होगा, तो वहां पर आपको शुद्ध तत्सम लिखना होगा, और वही आप सीख रहे हैं। तो प्रमाण यहाँ लिखा जाएगा, उत्तरायण होता है, न कि उत्तरायण। और आकर्षण होता है, राक्षस होता है, राक्षस गण होता है असल में, मतलब यहाँ ये एक साथ है। गुण होता है, गुण लिखते हैं, गुण सागर, ऐसे, तो ये गलत है, गुण होता है। दुर्गुण, ठीक है, दुर्गुण लोग लिख देते हैं। सगुण ब्रह्म की उपासना, सगुण ब्रह्म की उपासना। परिणाम होता है, अड़ का इस्तेमाल। परिमाण होता है, रमणीक होता है। इसके अलावा सम्मिश्रण होता है, वैष्णव होता है, विष्णु होता है, ठीक है। इसके अलावा ऐसे आम बोलचाल में हम लोग विष्णु विष्णु कहते हैं, लेकिन विष्णु होता है। और रामायण नहीं होता है, बल्कि रामायण होता है। राणा होता है, ठीक है। और शिरोमणि होता है। अब यहाँ देखें आप, तालव्य श का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन तालव्य श से ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर अण है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा प्रमाणी है, ऋण है, भरण पोषण है, और ऐसे न जाने कितने शब्द हैं। इसके बाद अब यहाँ देखें कि तालव्य श और मूर्धन्य श से संबंधित अशुद्धियां कैसी होती हैं, तो ये एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाते हैं, मतलब जहां जो इस्तेमाल करना चाहिए वहां हम ना करें, दूसरा डाल दें। जैसे इनका उच्चारण क्रमशः तालु और मूर्धा से होता है, इसीलिए इनका नाम ऐसा है। मतलब ये वाला जो श आप देख रहे हैं ना, इसे आमतौर पे हम लोग बड़ा श कहते हैं। तो ये क्या है, इसका उच्चारण तालु से होता है। मुंह में जो हमारा तालु होता है उससे हम लोग इसका मतलब जिह्वा वहां जाकर लगती है, हमारी जो जीभ है वो तालु से चिपकती है, तब जाकर हम इस श का सही उच्चारण कर पाते हैं। तो इसीलिए इसको तालव्य श कहते हैं। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, इसे हम लोग आमतौर पे षटकोण वाला श कहते हैं, और जो प्राइमरी स्कूल के मास्टर साहब लोग पहले के होते थे वो इसे मूर्धन्य स बुलाते थे।
तो मूर्धन्य स का मतलब क्या है? मूर्धन्य श। ठीक है, ये मूर्धा से उच्चारण होता है। मूर्धा का मतलब समझ रहे हैं? मुंह में जो मुंह के अंदर की संरचना है, उसमें ऊपर आप देखते हैं जो ऊपर वाला आपका जबड़ा है, उसमें चारों ओर से दांत है और अंदर एक प्याली नुमा गड्ढा है, गहरा स्थान है। आप जीभ को ऊपर ले जाइए छत पर अपने मुंह की, तो उसमें आप देखेंगे कि एक गहरी कटोरी नुमा प्याली नुमा स्थान है, उसी को कहा जाता है मूर्धा। तो वहां जाकर आपकी जो जीभ है वो टकराती है, मतलब हवा का वहां से दबाव बनता है, तब जाकर ये जो मूर्धन्य श है इसका उच्चारण होता है सही प्रकार से। ठीक, तो ये है। अब इन दोनों के बीच में दिक्कतें आती हैं, वही चीज यहाँ बताई गई है। तो ये तालु और मूर्धा से उच्चारित होते हैं, वो आपने समझ लिया, नाम इसीलिए रखा गया है। अब संस्कृत में स वाले जो शब्द हैं, मतलब ये मूर्धन्य श वाले जो शब्द हैं, ये थोड़े से हिंदी में आते हैं, मतलब संस्कृत में इनकी भरमार है। ठीक है, इनकी जो है भरमार है, लेकिन हिंदी में ये रेयर आते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन बाकी शब्दों की तुलना में या बाकी जो वर्ण है उनकी तुलना में कम। इसके बाद देखें इसमें प्रमुख क्या है, जैसे आषाढ़ है, आषाढ़। अब यहाँ देखें जो मूर्धन्य श है वो इस्तेमाल हुआ है, दोष है, अभिषेक है, वेश है, हम लोग क्या करते हैं ऐसे लिख देते हैं। इसके बाद आप देखें भूषण है, मनुष्य है, संतोष है, कष्ट है, पृष्ठ है, पष्ट, ये षष्ठी होगा यहाँ पे असल में, ये ऐसे लिखा जाएगा, मतलब पहले मूर्धन्य श रहेगा, उसके बाद आधा वो रहेगा मूर्धन्य श, फिर ठ रहेगा ऐसे। फिर भीषण है, भीष्म है, मेष है, वृषभ है, त्रिषा है, और ऐसे कई सारे शब्द हैं। शिष्य है, और भी है, शेष है, विशेष है, पौष्य है, पोषण है, निष्पाप है, विषम है। तो ये सब हो गए। और उसके अलावा संधि युक्त शब्दों में क, ख, ट, ठ, प, फ से पहले जो है मूर्धन्य श का इस्तेमाल होता है। इसको ऐसे एक ट्रिक के तौर पे आप याद कर सकते हैं। ठीक, जैसे निष्कपट, निष्ठ, निष्पाप, निष्फल, ऐसे। संस्कृत के शब्दों में च, छ से पहले श आता है, तालव्य श आता है। ठीक है, च और छ अगर आएंगे तो उससे पहले अगर कोई श इस्तेमाल हो रहा है तो आमतौर पर, अपवाद अलग होते हैं, लेकिन आमतौर पर वो तालव्य श होता है। और देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है निश्चय, निश्चल। अब यहाँ निश्चय में आपको जो तालव्य श है वो आधा इस्तेमाल करना था। निश्चल में भी वही बात है, निश्चित में भी तालव्य श आधा इस्तेमाल होगा, निश्चल में भी वैसे ही लिखेंगे। विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि श्री का अर्थ होता है श्री, ये जो आप लिख रहे हैं इसका अर्थ क्या होता है, मतलब अर्थ का तात्पर्य यहाँ पर इसके वियोजन से है। तो वियोजन आप करेंगे तो एक तालव्य श निकल कर आएगा और एक री निकल कर आएगी इसमें से। ठीक है, और जो श्र होता है, ये तो श्री को आपने लिखा, श्र अगर आपको टोटल लिखना है तो उसके लिए आपको कैसे कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, तालव्य श आधा रहेगा, उसके बाद र जो है वो पूरा रहेगा, और साथ में अ की ध्वनि निकलेगी, और जो कीपैड होता है ना उस पे इसे बनाकर देख लीजिएगा। इसे आप जब इस तरह से जोड़ेंगे ना तो यही बनेगा, मतलब इनके संयोजन से जो बनने वाला वर्ण है वो यही होगा। ऐसे होता है। तो विद्यार्थी क्या करते हैं, इनके बीच का जो बारीक अंतर है उसे नहीं समझते हैं और एक के स्थान पर दूसरा लिख देते हैं, गलत हो जाता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, नीचे जो छ और क्ष है, ठीक है, छ और क्ष, जो क्षत्रिय वाला क्ष है उसमें आप यहाँ देख रहे हैं ना दोनों का दिया हुआ है। तो जो छाता वाला छ है उसको तो हम लोग ऐसे ही छ बोल देते हैं, खुलकर, मतलब उसमें कुछ भी जीभ को ज्यादा टेढ़ा करने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे ही छ बोल देते हैं। लेकिन ये वाला जो है इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, सही उच्चारण इसका क्ष होना चाहिए, मतलब हल्का सा इसमें क का हल्का सा पुट आता है, और बाकी जो स का उच्चारण है, छ का उच्चारण है वो यहाँ पर होता है। ठीक, और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो इसे अभी भी कक्षा कक्षा बोलते हैं, मतलब स का इसमें भरपूर उच्चारण करते हैं। तो ये बोलने का दोष है, वर्तनी का दोष है। फिलहाल हमें यहाँ पर अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करनी है तो उसके लिए हमें सही लिखना है। ठीक, तो चलिए इसमें देखते हैं। यहाँ बोलचाल का जो क्षेत्रीय बोलियां होती है ना, या तो प्रांतीय बोलियां या क्षेत्रीय बोलियां, उनका भी वर्तनी पर बड़ा गलत असर पड़ता है। मतलब खड़ी बोली की वर्तनी की टांग ही टूट जाती है। जैसे जो पूर्वी छोर है उत्तर प्रदेश का या बिहार वाला जो इलाका है, वहां छ लिखना रहेगा तो उसको छ बोलेंगे, 600। तो इस प्रकार से उनकी टोन जो है उससे गड़बड़ हो जाता है। और ये जो टोन का गड़बड़ है ये हर इलाके में पाया जाता है, सिर्फ बिहार ही नहीं, किसी भी प्रांत में वहां की बोली का अपना एक लहजा होता है। बोली इसीलिए भाषा से भिन्न हो जाती है, वो बोलने का तरीका होता है, होती है भाषा ही, लेकिन उसको बोलने का तरीका जो है वो हर निवासी और हर प्रांत के हिसाब से भिन्न भिन्न होता है। तो वो अपने हिसाब से उसको टोन में, उस लय में बांध देते हैं। तो इससे वर्तनी दोष इस वजह से भी होता है, ये बताया जाए। अब इसमें आप देखें कि छ वाले जो शब्द हैं, ठीक, तो छ वाले जो शब्द है उसमें छल है, छात्र है, ठीक है, छिन्न है, इसमें खुलकर छ का उच्चारण करेंगे, छ। ठीक, इसके बाद क्षीर है। अब ये देखिए क्षीर नहीं बोलेंगे, क्षीर बोलेंगे तो लिखने वाला कैसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा। इसे क्या बोलेंगे, क्षीर, क्षीर। ठीक है, तो जब क्षीर बोलेंगे तो ये क्षीर लिखेगा। और उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं अक्ष है, कक्ष है, वृक्ष है, क्षेत्र है, इस प्रकार से। और क्षत्रिय है,
ये आपने देखा, तो ये क्या है, ये जो क्ष है इससे उच्चारित होने वाले या इससे बनने वाले शब्द हैं। और छाता वाला जो छ होता है उससे अगर आप देखें तो ये सारे शब्द जैसे कि अच्छा, तुच्छ, स्वच्छ, ये सब बनते हैं। ब और व के बीच का भी जो बारीक भेद है, मतलब भेद क्या है, यहाँ पे ब है और ये व है। बोलने का जो अंदाज है उसमें थोड़ा सा फर्क ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन लिखने में सिर्फ आपको पेट फाड़ना है इसका। ठीक, तो ये अशुद्धियां भी दिखाई देती हैं। तो कुल मिलाकर इसमें कोई विशेष नियम नहीं है। नियम बस इतना है कि आप अभ्यास करिए, बार बार सही लिखने का अभ्यास करिए। और वर्तनी शुद्धिकरण में इतना ज्यादा जो आप डिटेल में पीडीएफ और सिलेबस पढ़ते हैं, लंबे लंबे वीडियो देख डालते हैं, उससे सरल तरीका आपके पास है जो कि आप नहीं अपनाते हैं। बोलिए सही, किसी शब्द को एक बार उसका उच्चारण, जो प्रामाणिक उच्चारण है उसको देख लीजिए। जैसे आप करते हैं ना, अंग्रेजी का कोई शब्द आपकी समझ में नहीं आता है तो आप उसका गूगल करते हैं, उसके बाद प्रोनाउंसिएशन खोजते हैं और गूगल आपको फिर बोल कर बताता है कि कैसे उसको बोला जाता है। तो वैसे ही एक शब्द का जो सही उच्चारण है हिंदी के, उसको एक बार बोल कर या किसी से बुलवा कर सुन लीजिए और वैसा ही उच्चारण करने का प्रयास करिए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि शुद्ध उच्चारण करिए, अपने उच्चारण को यानी अपने बोलने को शुद्ध रखिए। और अगर आप बोलेंगे सही तो लिखेंगे भी सही, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप किसी चीज को शुद्ध बोल रहे हैं तो आपके हाथ कतई गलती नहीं करेंगे। गलतियां कहाँ होती हैं, जहां हम बोलते भी गलत हैं तभी लिखते गलत है। तो ये है सामान्य तरीका और सामान्य सी सबसे कारगर ट्रिक, जिसे कि आप अपना के वर्तनी दोष से बाहर आ सकते हैं। अब इसके बाद देखिए इसमें री और री का जो कनेक्शन है, कैसी गलतियां इसमें होती हैं। जैसे वही यहाँ बताया गया, उच्चारण पर अगर आप ध्यान देंगे तो अशुद्धियां दूर हो जाएंगी, अशुद्धियां पास भी नहीं आएंगी, दूर तो बहुत दूर की बात। अब इसके बाद देखिए संस्कृत के शब्दों के अतिरिक्त री का प्रयोग कहीं नहीं होता है। मतलब री जो आप देख रहे हैं ना, तद्भव तत्सम पहचानने का आसान तरीका आपके पास है, ये आपको वहीं मिलेगा जहां संस्कृत मूल का शब्द होगा, अदरवाइज ये नहीं मिलेगा। ठीक, तो अब यहाँ देखिए री से ऋक्ष, ऋतु, ऋण, कृपाण। अब यहाँ पे कृपाण में आप सोच रहे होंगे कि री कहाँ पर है, तो री की मात्रा है ना क के साथ, यहाँ नीचे देख रहे हैं ये लटका हुआ है, तो यह है आपका। गृह में भी वही बात है, री की मात्रा है नीचे से। तो इन सब में ये सब संस्कृत मूल के शब्द हैं। घृत, अब ऐसे हम लोग आम बोलचाल में घी बोलते हैं, तद्भव, लेकिन उसका शुद्ध जो तत्सम रूप है वो क्या है, घृत होता है। तो घृत में री का उच्चारण है। इसके अलावा यद्यपि यहाँ कुछ और बातें बताई गई, जैसे कि मातृ, भ्रातृ, पितृ आदि जो है वो ऋकारांत है, पर अधिकतर हिंदी में माता, भ्राता इस प्रकार से उच्चारित होते हैं। तो कुल मिलाकर लपेट कर वही बात है कि मतलब संस्कृत का जो क्षेत्र होगा ना, संस्कृत के जितने भी शब्द होंगे उसी में री आपको दिखाई देगा। ये हिंदी के शब्दों में भी बहुत कम ही दिखाई देता है और जो तद्भव है उसमें तो नहीं दिखाई देता है। अब यहाँ आप देखें, जैसे प्रथा है तो प्रथा कुंती का नाम हो गया। इसमें कुछ चीजें जो है वो अनावश्यक हैं, जैसे कि प्रथा रीति को कहा जाता है। तो ये फर्क आपको बताने का प्रयास किया गया है, हालांकि जो फर्क है वो आपने पहले ही देख लिया है। प्रथा जो है ये एक अलग चीज है, यहाँ अगर आप री की मात्रा प के साथ लगाएंगे तो ये नाम हो जाएगा फिर। ठीक, कुंती का नाम हो जाएगा। प्रथा मतलब होता है धरती से जुड़ी हुई, विस्तृत, विस्तीर्ण। और प्रथा जो है ये रीति रिवाज के लिए होता है। तो यहाँ समुद्री र लगाना और ये री का उच्चारण करना, दोनों में फर्क होता है, वही अंतर समझाने का प्रयास किया गया है। इसके बाद ये और ए का अंतर, ये बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, जहां ए लिखना चाहिए वहां ये लिखते हैं। तो देखिए जैसे हिंदी में कुछ शब्दों में दो रूप व्यवहार में आते हैं, जैसे कि रुपये और रुपये। मतलब कहीं कहीं आप देखते हैं कि रुपये लिखा रहता है और कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, ये ऐनक वाला ए लगा रहता है, तो रुपए। इस प्रकार से लिए और लिए, ठीक, संज्ञाएं और संज्ञाएं, ऐसे। तो इनके निर्णय करते समय मूल ध्यान ये देना चाहिए कि यदि अव्यय है, ठीक है, यदि अव्यय है तो लिए ही शुद्ध है। और इसी प्रकार से चाहिए में ये का उच्चारण स्पष्ट रूप से न होने के कारण ए ही लिखना चाहिए। तो यहाँ भी बात उच्चारण पर ही आकर टिकती है। अव्यय आप कहाँ खोजते फिरेंगे और कितने शब्दों में जानेंगे कि वो अव्यय है अथवा नहीं। तो इसलिए बेहतर यही है कि उस शब्द को एक बार बोल कर देख लीजिए कि वो बोलने पर कैसा निकल रहा है। मतलब लिए है कि लिए बोल रहे हैं, तुम्हारे लिए। अब यहाँ पर उच्चारण किसका हो रहा है, य का उच्चारण नहीं हो रहा है, यहाँ पर ए का उच्चारण हो रहा है। तो बस जो उच्चारण हो रहा है उसको लिख दीजिए, यही करना है आपको। इसके बाद चलते हैं आगे। अब इसमें नीचे एक शब्द, यहाँ पे टेबल बना हुआ है असल में, इसे देख लेते हैं। वो अंतर दिखाया गया, जैसे कि गए, गए होता है, ठीक है, गया का बहुवचन है गए। चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, हम लोग चाहिए नहीं बोलते हैं, चाहिए बोलते हैं, ए का उच्चारण करते हैं, तो इसलिए ये वाला सही। पूछिए, अब पूछिए हम लोग कहते हैं ना तो ए का उच्चारण करते हैं, अंत में ए निकलता है, यह नहीं निकलता है। इसके बाद जांचिए नहीं होता है, जांचिए होता है, जांचिए, मेरी कॉपी जांचिए। इसके बाद संज्ञाएं होता है, संज्ञाएं नहीं होता। ठीक, शुद्ध एकदम फैलाकर अपनी जबान को उच्चारण करेंगे ना, जैसे आदमी बोलना सीखता है, अभी बच्चे बाल्य अवस्था में होता है,
तो उस समय जैसे वो फैला फैला कर शब्दों का उच्चारण करता है, उसको मतलब सिखाया जाता है। तो उसी ढंग से अगर आप उच्चारण करेंगे, मिलावट सिखाई जाती है ना छोटी कक्षाओं में। पहले तो आपको क ख ग घ या जो ABCD है वो सिखाया जाता है, फिर उन्हें जोड़ना सिखाया जाता है। तो वो जो जोड़ने का क्रम होता है उसमें टीचर एकदम से एक एक मात्रा और एक एक शब्द को अलग अलग करके आपको पढ़ाते हैं, और पढ़ाना चाहिए। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो बहुत अच्छी बात। तो वही चीज़ आपको करनी है, फैला कर बोलना है। पढ़िए, ठीक है, पढ़िए नहीं पढ़िए। उसी प्रकार से लिए नहीं लिए, ये अव्यय है। अब अव्यय के चक्कर में मत पढ़िए, यहाँ बस उच्चारण पर ध्यान दीजिए। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है ना कि लिए लिखें कि लिए लिखें, इनमें थोड़ी सी गड़बड़ होती है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ भले ही दो जगह दो तरह का लिखा है, लेकिन ये वाला ज्यादा सही है। ठीक, ये हर जगह चलेगा। इसको अगर आप लिखेंगे तो इसे कोई गलत नहीं काट सकता। ये हर जगह नहीं चल पाएगा, कहीं कहीं जहां लिया का बहुवचन लिए हुआ तो वहां चलेगा, लेकिन बहुवचन में आवश्यक नहीं होता है कि जो अंतिम वर्ण है आपका उसका इस्तेमाल जब वो बहुवचन बन जाए शब्द तो तब भी किया जाए, ये आवश्यक नहीं है। तो इसलिए आपको एक लिए का जो प्रामाणिक रूप है वही याद रखना है, तो वो ये वाला है। ठीक, ये वाला। चलिए अब इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। लिखिए, तो इसकी जगह लिखिए होता है, रुपये नहीं होता है, रुपये होता है, यहाँ यह होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। तो यहाँ ई और ई की अशुद्धि, अब वही जैसे ए और ये था वैसे ही यहाँ उसी प्रकार से ये और ई है। तो आई गई, अब यहाँ आई लिखते हैं लोग, गई लिखते हैं। कहने का मतलब क्या, ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। अब इसमें से लोग सोच में पड़ जाते हैं कि सही कौन सा है। नई दिल्ली लिखें तो नई ऐसे लिखें या फिर इस प्रकार से लिखें, कैसे लिखा जाए, ये थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन होता है। तो यद्यपि गया से गई और आया से आई लिखना अधिक युक्तिपूर्ण प्रयोग किया गया है, लेकिन दोनों ही प्रकार उपयुक्त है। अब यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों ही सही माने गए, इसमें कोई खास पेच नहीं है या फिर ऐसा नहीं कि गलत कट जाएगा। तो इनको दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। वाह और आ का अंतर, तो हुआ, खोएगा, जो वो, इस प्रकार के जो शब्द हैं, इसमें आप जहाँ आ इस्तेमाल करना चाहिए था वहाँ आपने क्या किया है, वाह का इस्तेमाल किया है, तो ये गलत है। इनके स्थान पर हुआ, खाएगा, जाओ, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो लिखने चाहिए थे। और विदेशी शब्दों में तो तमाम उच्चारण में दिक्कतें आती हैं। हालांकि विदेशी उच्चारण में अगर थोड़ा सा आप वर्तनी को आगे पीछे कर भी देते हैं तो उसमें गलतियां नहीं होती। फिलहाल इसमें देखते हैं। तो विदेशी शब्दों को तत्सम रूप में न लिखकर तद्भव रूप में लिखा जाना चाहिए और भाषा में प्रत्यय आदि लगाने चाहिए। जैसे लैंटर्न है तो इसको लालटेन लिखा जाता है। रेल का बहुवचन रेलों नहीं बल्कि रेल्स लिखते हैं। ठीक है, रेलों का क्रम वैसे ही रेल्स का क्रम। तो ये चीज़ है, ये कुल मिलाकर विदेशी भाषाएं हैं, तो इसमें हम वर्तनी दोष को ढूंढें, ये मूर्खता है। इसके बाद अनुस्वार संबंधी जो अशुद्धियां हैं इसको देखिए। अब यहाँ पहले ही अशुद्धि दिखाई दे रही है। खैर चलिए अब इसमें देखिए अनुस्वार की अशुद्धियां कैसी होती हैं। यहाँ आपको पंचमाक्षर का ध्यान देना होता है। पंचमाक्षर आपने बहुत जगह सुना होगा, तो पंचम अक्षर यानी 5 अक्षर कौन कौन से हैं उन्हें देख लीजिएगा। फिलहाल जब अनुस्वार के बाद किसी वर्ण का कोई भी वर्ण, किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आता है, मतलब क वर्ग है, क वर्ग है, च वर्ग है, प वर्ग है, इस प्रकार से, तो अगर कोई भी वर्ग जो है, यहाँ एक बार फिर से इसको देख लीजिए। कहा यह गया है कि जब अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तब अनुस्वार के स्थान पर विकल्प के सामने वाले वर्ण के, ठीक है, वर्ण के वर्ग का 5वां वर्ण, यही पंचमाक्षर रूल जो है वो लागू होता है, 5वां वर्ण हो जाता है। ठीक है, मतलब उस जो वर्ग आपने यहाँ देखा, सामने वाले वर्ण के वर्ग का 5वां वर्ण जो होता है, गिनकर आप 5वां जो वर्ण होगा वही वहां पर लिखेंगे। जैसे गंगा, अब यहाँ गंगा को लिखा गया है इस प्रकार से, नियमानुसार हम कैसे लिखते हैं, गंगा लिखते हैं। यहाँ अनुस्वार का इस्तेमाल हुआ है वो आप देख रहे हैं, दोनों शुद्ध है। ठीक है, दोनों ही सही, इसमें सही है। और ये जो लिखा है ये पहली चीज तो गलत है, यहाँ अंगा होगा ना, क ख ग घ अंगा, और उसके नीचे ऐसे लगता है गंगा। तो ये लिखने का पुराना तरीका था, जो पुरानी वर्तनी है उसमें आप बहुत सी चीजें ऐसी देखेंगे। ये देखिए इस प्रकार से लिखा रहता था, गंगा ऐसे लिखा रहता था। ठीक, लेकिन अब क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। अनुस्वार का इस्तेमाल करके हम उसे संक्षिप्त कर चुके हैं। तो दोनों शुद्ध है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो और ज्यादा सही है। लेकिन इतना आप 3 वर्ण लिखेंगे उससे बेहतर 2 में काम चला लीजिए। तो नियम क्या कहेगा, नियम ये है कि अनुस्वार के बाद, ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार के बाद यदि म, य, र, ल, व, स, श, मतलब श और स, इसके अलावा क्ष, ह, इनमें से कोई वर्ण आता है तो अनुस्वार नहीं बदलता है। जैसे कि संयम, संयोजक, संसर्ग, ऐसा। ठीक, अब इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। जैसे कि अनुस्वार और चंद्र बिंदु संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं, इसमें यदि उच्चारण खींच कर किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ उच्चारण का ही पूरा फेर है, बिना उच्चारण को सही किए आप नहीं सीख सकते। तो अगर उच्चारण को खींच कर किया जाता है
तो अनुस्वार का इस्तेमाल होता है, और अगर हल्का उच्चारण होता है तो चंद्रबिंदु का इस्तेमाल होता है। नाक का अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं किसी शब्द के उच्चारण में तो वहां आपको अनुस्वार लगाना चाहिए, और लगेगा भी। और नाक का कम इस्तेमाल करते हैं, मतलब हल्का सा नाक का यूज होता है और मुंह के उच्चारण से ही काम चल जाता है, तो वहां पर लगता है चंद्रबिंदु। जैसे कि हंस, हंस में आपको जब हन बोल रहे हैं ना तो उसमें नाक का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ऐसे आपको भले ना महसूस हो, लेकिन जब जुकाम हुआ रहता है और नाक एकदम जाम रहती है, बंद रहती है, तो उस कंडीशन में जरा ये इस प्रकार के जो शब्द हैं, कंस, हंस, वंश, इनका उच्चारण करके देखिए, आप सही से नहीं बोल पाएंगे। मतलब जो अंग का उच्चारण है वो परफेक्टली नहीं होगा। तो अनुस्वार यहाँ पर लगता है, ठीक, नाक का भरपूर इस्तेमाल होता है। लेकिन हंसी, हंसी, ठीक है, या इस प्रकार के और भी शब्द हो सकते हैं। तो चंद्रबिंदु वाला जो है उसमें सिर्फ आपको नाक का हल्का सा यूज करना है और मुंह का पूरा इस्तेमाल करना है। तो ये आप ध्यान देंगे। जैसे अनुस्वार वाले शब्द यहाँ दे भी रखे हैं, अंक है, बंक है, दंत है, पंख है, रंक है, बहुत सारे इस तरह के शब्द हो सकते हैं। चंद्रबिंदु वाले में आंख है, अब आंख नहीं कहते हैं, आंख कहते हैं, सामान्य सा ऐसे आ का उच्चारण कर लेते हैं। गेहूं होता है, गेहूं नहीं होता बल्कि गेहूं होता है। मतलब जो न का उच्चारण है वो हल्का सा होता है, लेकिन जो अधिकतर है वो मुंह से उच्चारित करते हैं। वैसे ही हंसना है, पहुंचना है, संवरना है, ये सब है। तो यहाँ तक हमने कुछ बेसिक नियम देखे। अब इसके बाद ये तालिका शुरू हो गई जिसमें कि शुद्ध अशुद्ध शब्द दिए हुए हैं, इन्हें हम देखेंगे। अब यहाँ अगर आप देखें तो समुज्ज्वल है, समुज्ज्वल को ऐसे नहीं लिखा जाता है, ज जो है वो 2 बार इस्तेमाल किया जाएगा और दोनों बार आधा रहेगा, तो समुज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। इसके अलावा गृहीत आप देख रहे हैं तो यहाँ री का उच्चारण हुआ है, वो नहीं होगा, ग्रहित होगा। इसके अलावा मुहूर्त आप देख रहे हैं तो मुहूर्त ऐसे नहीं बल्कि ह पे बड़े उ की मात्रा होगी। महत्व ऐसे नहीं लिखा जाता है, एक त आधा और रहेगा तो महत्व बोलते हैं थोड़ा जोर लगाकर। उसके अलावा ज्ञानवान, अब ज्ञानवान में देखिए कि न के साथ हलंत लगा है, ठीक, हल स्वर, हल्का उच्चारण करते हैं, ज्ञानवान नहीं बोलते हैं बल्कि ज्ञानवान जल्दी से बोल देते हैं। इसके बाद चातकिनी नहीं होता है, चातकी होता है। व्यवहारित नहीं, व्यवहृत होता है। अद्यूपी नहीं लिखा जाता है बल्कि अद्यापि होता है, ठीक, अद्यपि होता है असल में। इसके बाद श्वसुर नहीं होता है, मतलब इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, इसमें तालव्य श का इस्तेमाल नहीं होता है, सामान्य जो स है उसका इस्तेमाल करते हैं। नभमंडल, ठीक, नभमंडल का नभोमंडल होता है। आस्पद नहीं होता, मतलब यहाँ मूर्धन्य श नहीं इस्तेमाल होता, सामान्य स इस्तेमाल होता है। मनोकामना नहीं बल्कि मनः कामना होता है। दुरात्मागण नहीं बल्कि दुरात्मगण होता है। पक्षीराज नहीं बल्कि पक्षीराज होता है। नवम नहीं बल्कि नवम होता है, ठीक, मतलब हलंत का उच्चारण, जो हल स्वर है उसका उच्चारण यहाँ करेंगे। और उसके बाद गौरवान्वित कैसे लिखा जाता है वो तो आप देख ही रहे हैं। तड़ित ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। विराट ऐसे लिखा जाता है, ट के साथ हलंत लगेगा। भागवत में त के साथ हलंत नहीं लगेगा, ये पूरा त रहेगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सदृश, यहां आप देख रहे हैं सदृश्य नहीं होता है, सदृश होता है। द्विवार्षिक नहीं बल्कि द्वैवार्षिक होता है। श्वेतांगिनी नहीं होता है बल्कि श्वेतांगी होता है। श्रीमान को ऐसे लिखेंगे, या तो श्रीमन लिख लीजिए या फिर न के साथ हलंत लगा लीजिए। इति पूर्व का इतः पूर्व होता है। जाव्याभिमान नहीं बल्कि जात्याभिमान होता है। मनोकष्ट नहीं बल्कि मनः कष्ट होता है। जागृता अवस्था ऐसे लिखा जाएगा नहीं, जागृता अवस्था को लिखने का तरीका क्या है, ऐसे, जागृता अवस्था, ठीक, इस प्रकार से। यहाँ जो री का उच्चारण है ना वो होगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यावत जीवन, मतलब यहाँ त का आधा उच्चारण नहीं बल्कि 2 बार ज ऐसे आधा रहेगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। पक्षीगण नहीं बल्कि पक्षीगण होगा। भविष्यत नहीं लिखेंगे बल्कि भविष्यत, मतलब त के साथ हलंत लगाएंगे। ऑफिस ऐसे लिखा जाएगा, इस पे ऐसे कॉफी वाला चांद रहेगा। स्वस्थ, स्वस्थ ऐसे लिखा जाता है, ठीक। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अपनहुति, ठीक है, यहाँ पे अपनहुति लिखा हुआ है जबकि अपहुंति होता है, अपहुंति होता है, तो वो लिखेंगे। इसके बाद निर्णय नहीं होता है बल्कि मृण्मय होता है, मृण्मय नहीं होता है बल्कि मृण्मय होता है, ध्यान दीजिएगा। भस्मीभूत नहीं बल्कि भस्मीभूत होता है। शुश्रूषा नहीं, ऐसे नहीं लिखते हैं। शुश्रूषा लिखने का तरीका, यहाँ पे जो बड़ा वाला श है मतलब तालव्य श है वो इस्तेमाल होता है। इसके बाद संपर्कित नहीं होता है, यहाँ देखें आप, संपर्कित जो शब्द लिखा हुआ है उसकी जगह पे संपृक्त होगा। अतियोक्ति नहीं होता है, अत्युक्ति होता है। त्रिनयनी नहीं होता है बल्कि त्रिनयना होता है। छत्र छाया ऐसे नहीं लिखते हैं बल्कि आधा च का इस्तेमाल करते हैं, छत्र छाया। इसके बाद तरु छाया को ऐसे नहीं बल्कि इस प्रकार से लिखते हैं। हड़कंप और हड़कंप इस प्रकार से लिखा है तो उसका हथकंप हो जाएगा। ज्योतिरेंद्र लिखा जाता है ना, मतलब ज्योतिन्द्र नहीं होता है, असल में ज्योतिरेंद्र होता है। उच्च श्रवा ऐसे नहीं बल्कि इस प्रकार से लिखते हैं, उच्चय श्रवा होता है। पिता भक्ति नहीं बल्कि पितृभक्ति होता है। सतचित नहीं होता है बल्कि सच्चित होता है। क्रोधित नहीं बल्कि क्रुद्ध होता है। इसके बाद और भी है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, अनुग्रह नहीं होता है बल्कि अनुग्रह होता है। बाकी शब्दों को भी देख लेते हैं। मुस्कुरा नहीं होता है बल्कि मुस्कुरा होता है।
इसके बाद आप देख रहे हैं दृष्टा नहीं बल्कि दृष्टा होता है, इसे सही तरीके से आप लिख लीजिएगा। फिर सरोजनी, सरोजनी होता है, ज पे छोटी की मात्रा होती है। फिजूल ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। मिष्ठान ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, मिष्टान्न होता है। विद्यार्थी गण नहीं होता है बल्कि विद्यार्थी गण होता है। भागवत प्रेम नहीं बल्कि भगवत प्रेम होता है। विरहणी नहीं बल्कि विरहिणी होता है। फिटकरी नहीं बल्कि फिटकिरी होता है। समृद्धशाली नहीं बल्कि समृद्धिशाली होता है। साक्षात ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, मतलब त के साथ हलंत रहेगा। और विधिवत में भी वही त के साथ हलंत रहेगा। इसके बाद आप देखिए कर्तव्य पालन में अलग अलग लिखा जाता है, बीच में डैश होता है। गरुण को ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। आमतौर पे लोग यही लिख देते हैं, लेकिन ये वाला सही है। इसके बाद दृष्टव्य ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है दृष्टव्य, यहाँ द्रि का उच्चारण होता है। फिर अगले वाले को देख लेते हैं। धीमान नहीं होता है, धीमान होता है, मतलब बुद्धिमान। निश्चेष्ट नहीं होता, निश्चेष्ट होता है। भ्रातागण नहीं बल्कि भ्रातृगण होता है। मतंतर नहीं बल्कि मतांतर होता है। यशलाभ नहीं बल्कि यशोलाभ होता है। वणिक नहीं बल्कि वणिक होता है, यानी क के साथ हलंत होता है। इसके बाद श्रीयुत नहीं होता, श्रीयुत होता है, मतलब त के साथ हलंत होता है। सन्मुख ऐसे नहीं बल्कि ऐसे, मतलब सम्मुख लिखते हैं असल में। फिर सहस्त्र, सहस्त्र लिखने का तरीका जो है ये स के साथ ऐसे र का उच्चारण होता है। इसके बाद अभल नहीं होता है, अनभल होता है, यहाँ आप देख रहे हैं। अर्धशासकीय ऐसे लिखा जाता है, मतलब यहाँ द और ध दोनों का उच्चारण होता है। इसके बाद लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता, लब्ध प्रतिष्ठ होता है। पयोपान नहीं बल्कि पयपान होता है। अनाथिनी नहीं बल्कि अनाथा होता है। अद्यपि नहीं बल्कि अद्यापि होता है। गांधी नहीं होता बल्कि गांधी होता है, ठीक है। द्वारका नहीं बल्कि द्वारका होता है। गृहीता नहीं बल्कि ग्रहीता होता है। चहर दीवारी नहीं बल्कि चहार दीवारी होता है। पारलौकिक नहीं बल्कि पारलौकिक होता है, मतलब ऐसे लिखा जाता है। कुमुदनी लिखने का तरीका ये है। फिर व्याकरण नहीं होता है, व्याकरण होता है, मतलब इसमें आधा य का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दुष्कर नहीं होता है, मतलब दुष्कर में ये जो सामान्य ओष्ठ श है इसका इस्तेमाल हुआ है, तो उसकी जगह पे मूर्धन्य श का इस्तेमाल होगा, ये कहने का मतलब। इसके बाद आप आगे देखें, इसमें कलश लिखा हुआ है, तो कलश नहीं होता है बल्कि कलश होता है। इसके बाद कनिष्ठ नहीं होता है, कनिष्ठ होता है। संशय ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, संशय होता है। सदोपदेश नहीं बल्कि सदुपदेश होता है। अधगति नहीं होता बल्कि अधोगति होता है। भास्कर ऐसे नहीं लिखते हैं बल्कि इस प्रकार से लिखते हैं। अक्षुण्य नहीं होता है, अक्षुण होता है। अनाधिकृत नहीं बल्कि अनधिकृत होता है। औद्योगिकरण नहीं बल्कि उद्योगीकरण होता है। कैलाश नहीं होता बल्कि कैलाश होता है। भुजंगिनी नहीं बल्कि भुजंगी होता है। पांचवा नहीं बल्कि पांचवा होता है, मतलब चंद्र बिंदु लगाएंगे, अनुस्वार नहीं। सूंड नहीं होता बल्कि, मतलब सूंड नहीं होता है बल्कि सूंड होता है। इसके बाद दांत नहीं होता है बल्कि दांत होता है। और आध्यात्म नहीं होता बल्कि अध्यात्म होता है। न्योछावर नहीं होता, न्योछावर होता है। ओ नहीं बल्कि ओ की मात्रा का इसमें इस्तेमाल होगा। इसके बाद और भी देख लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। प्रशंसा, मतलब प्रशंसा नहीं होता है बल्कि प्रशंसा होता है। आजीविका नहीं बल्कि आजीविका होता है। आधीन नहीं अधीन होता है। इप्सित नहीं होता, ईप्सित होता है। उज्जयिनी नहीं होता बल्कि उज्जयिनी होता है। ऐश्वर्य ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। चांद नहीं होता, चांद होता है। परिणीता नहीं बल्कि परिणीता होता है। भैया नहीं बल्कि भैया होता है, मतलब आधा य का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पुनरावलोकन नहीं होता बल्कि पुनरावलोकन होता है, मतलब आ की मात्रा नहीं लगाएंगे। प्रियदर्शनी नहीं बल्कि प्रियदर्शिनी होता है। तत्कालिक नहीं बल्कि तात्कालिक होता है, ठीक। इसके बाद और भी देखिए। हितैषी नहीं होता बल्कि हितैषी होता है, मूर्धन्य श का इस्तेमाल करेंगे। मूर्छा नहीं बल्कि मूर्छा होता है। यशगान नहीं बल्कि यशोगान होता है। और लोकेशना ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, लोकेशना होता है। सिफारिश नहीं होता बल्कि सिफारिश होता है। जाज्वल्यमान ऐसे लिखने का तरीका होता है, उसको ध्यान दीजिएगा। साप्ताहिक नहीं साप्ताहिक होता है। अंजलि नहीं यहाँ आप देखिएगा, अंजलि नहीं बल्कि अंजलि होता है। जागृत नहीं बल्कि जागृत अवस्था होती है, यहाँ आप देख रहे हैं। गंवार ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। कृत्य कृत्य नहीं होता है, कृतकृत्य होता है। लघुत्तर नहीं होता, लघुत्तर होता है। खिवैया नहीं होता है, खेवैया होता है। जामाता नहीं बल्कि जमाता होता है। और अंताक्षरी नहीं होता बल्कि अंत्याक्षरी होता है। ऊहापोह नहीं बल्कि, मतलब ऊहापोह नहीं बल्कि ऊहापोह होता है। ये कुछ हमने देखा। और देखिए अशुद्ध और शुद्ध शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं। अनुग्रह नहीं बल्कि अनुग्रह। साप्ताहिक नहीं बल्कि साप्ताहिक। विशिष्ट नहीं बल्कि विशिष्ट। तदनंतर नहीं बल्कि तदनंतर, मतलब इस प्रकार से लिखा जाएगा। सदोपदेश नहीं बल्कि सदुपदेश। आगामी नहीं आगामी। अंत्याक्षरी नहीं अंत्याक्षरी। इसके बाद उऋण ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। कृत्रिम नहीं होता है, कृत्रिम होता है। तृतीय नहीं होता, तृतीय होता है। द्वितीय नहीं द्वितीय होता है। दृष्टा नहीं होता, मतलब दृष्टा नहीं होता है, दृष्टा होता है असल में। पृथक नहीं होता, पृथक होता है। और श्रृंगार नहीं लिखते हैं बल्कि श्रृंगार लिखते हैं, या तो आप ऐसे लिख लीजिए, फिर ये वाला भी सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं।
अगले वाले में पड़ोसन लिखा हुआ है तो पड़ोसन नहीं होता, पड़ोसिन होता है। इसके बाद प्रेमचंद्र नहीं होता, प्रेमचंद होता है, क्योंकि उनका नाम है और वो ऐसे ही लिखते थे। इसके बाद संसारिक, संसारिक नहीं सांसारिक होता है। आधीन, आधीन का अधीन होता है, मतलब सही तरीका। और नई नहीं होता है, नई होता है। अब यहाँ पे ई का उच्चारण जो है उसको ज़्यादा प्रामाणिक माना गया है, ठीक। तो आप नई दिल्ली नहीं बल्कि नई दिल्ली लिखेंगे। इसके बाद बारात नहीं बरात होता है, हालांकि दोनों सही है। बारात जो है वो फारसी भाषा का शब्द है और बारात जो है वो हिंदी का शब्द है, तो ये दोनों ही अपनी अपनी भाषाओं में सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया हस्ताक्षेप, तो हस्तक्षेप होता है, ठीक। क्षत्रिय नहीं बल्कि मतलब ऐसे छाता वाला छ नहीं बल्कि क्षत्रिय होता है। कक्षा नहीं बल्कि कक्षा होता है, इसका कुछ और ही अर्थ निकल जाएगा। इसके बाद और देखते हैं, यहाँ पे पूर्ति है तो पूर्ति ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाएगा। कुमुदनी ने अभी देखा है कुमुदनी को। इसके बाद वाल्मीकि, वाल्मीकि नहीं होता है, वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि होता है। इसके बाद भिक्षु नहीं होता है, भिक्षु होता है। और मृत्यु नहीं होता है बल्कि मृत्यु होता है। रुद्र नहीं होता है, रुद्र होता है, ठीक। मैथिली शरण नहीं होता है, मैथिली शरण होता है, थ पे छोटी की मात्रा। विरहणी नहीं विरहणी, प्रदर्शिनी नहीं बल्कि प्रदर्शनी। और अहिल्या नहीं बल्कि अहल्या, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं। अत्यधिक, ठीक, अत्याधिक है यहाँ पे असल में, तो अत्याधिक नहीं बल्कि अत्यधिक होता है। सहस्त्र नहीं होता, सहस्त्र होता है, मतलब सहस्त्र होता है, यह ऐसे असल में लिखा जाता है। सही तरीका ये वाला है, ये भी गलत है। तो इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं रचयिता ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है, 2500 बार पूछा गया है। पीताम्बर नहीं बल्कि पीताम्बर होता है, ये लिखने का तरीका ये आप जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं। इसके बाद ये सब सामान्य है। आवश्यकता ऐसे लिखा जाता है, ये आपने लिखा भी होगा। आहार नहीं आहार होता है। तत्कालिक नहीं तात्कालिक होता है। नदान नहीं नादान होता है। और देखिए परलौकिक नहीं पारलौकिक होता है। व्यवसायिक नहीं व्यावसायिक होता है, मतलब आ की मात्रा लगती है। इसके बाद आप देखें इसमें सृष्टा लिखा है तो सृष्टा की जगह हो जाएगा सृष्टा, ठीक। और ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक होता है। बादाम नहीं बादाम होता है। दयनीय नहीं बल्कि दयनीय होता है। निछावर न्योछावर जो यहाँ लिखा है वो न्योछावर होता है असल में। मिठाई होता है, मतलब ई का उच्चारण करेंगे। और विजयी में यहाँ ई का उच्चारण नहीं करेंगे बल्कि ई का उच्चारण करेंगे, मतलब ई और ई का जो अंतर है उसको देखिएगा। इसके बाद अक्षौहिणी नहीं होता है, अक्षौहिणी होता है। उपन्यासिक नहीं बल्कि औपन्यासिक होता है। अंधा ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। और परिस्थित नहीं होता है, परिस्थिति होता है, ठीक। ये सब तरीके। और संग्रहित आप देख रहे हैं तो लिखने का तरीका आप जानते हैं। हानि नहीं होता है, हानि होता है। गृहिणी ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है। परिचित नहीं परिचित होता है। ऊधम लिखा जाता है। अंधेरा ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, ये गलत है। इसके बाद गंवार आप देख रहे हैं तो गंवार नहीं होता है बल्कि गंवार होता है, मतलब चंद्रबिंदु का इस्तेमाल करते हैं। और संवारना नहीं बल्कि संवारना होता है, तो चंद्रबिंदु का इस्तेमाल करेंगे, अनुस्वार नहीं लगाएंगे। साहित्यक नहीं होता है, साहित्यिक होता है। सांस्कृतिक नहीं सांस्कृतिक होता है। अधः पतन होता है, मतलब यहाँ पे 2 विसर्ग आपको लगाने चाहिए। और तिरस्कार नहीं होता है, तिरस्कार होता है पहिला नहीं बल्कि पहला। और सरोजनी का आपने पीछे देखा है। इसके बाद और भी देखते हैं। दरिद्री नहीं होता है बल्कि दरिद्र होता है। निरीक्षण नहीं होता निरीक्षण होता है। वापिस नहीं वापस होता है। दिवाली नहीं दिवाली होता है। और आप देख रहे हैं स्त्री ऐसे लिखा जाता है। तिलांजलि लिखने का तरीका यही वाला है, ऐसे ही लिखते हैं। जैसे अंजलि में ल पे छोटी की मात्रा थी, तिलांजलि यहाँ वैसे भी लिख दिया गया। मतलब आप चाहे तो ये ईया इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि पहले चलन में था, च छ ज ज ईया, ठीक है। तो आजकल ये जो ईया है ये हट गया है, उसके स्थान पर प्राय अनुस्वार वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दोनों तरीके हो सकते हैं। इसके बाद अंतर्गत को लिखने का तरीका आप देख लीजिएगा। उड़नतुरा कहाँ लगाना है, त पे नहीं लगाना है, ग पे लगाना है। इसके बाद पुरस्कार होता नहीं है, पुरस्कार होता है तो आप जानते हैं। संग्रहित ऐसे लिखा जाता है। कवित्री ऐसे लिखा जाता है। उत्तीर्ण लिखने का तरीका त के साथ ऐसे आधा त रहेगा। आयकर लिखने का तरीका तो जानते ही हैं। अर्थ ये सब सिंपल है, इसमें गलतियां नहीं होंगी। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि औद्योगिक लिखा है तो औद्योगिक होगा इसका। कृत्य कृत्य नहीं होता है, कृत कृत्य होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पौरुष लिखा है तो इसका पौरुष हो जाएगा, मतलब मूर्धन्य श का इस्तेमाल होगा। आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। अंजलि नहीं होता है, अंजलि होता है, ठीक है। विद्युत ज्योति नहीं होता है, विद्युत ज्योति होता है, मतलब ज जो है वो 2 बार आधा रहेगा। दुख नहीं होता है, दुख होता है। दुस्सह नहीं होता है, दुस्सह होता है। निस्वार्थ नहीं बल्कि निस्वार्थ होता है। अनुचित नहीं अनुचित होता है। विशेषतया नहीं विशेषतया होता है। प्रातःकाल नहीं बल्कि प्रातःकाल होता है। आवो नहीं बल्कि आओ होता है। खावेंगे नहीं बल्कि खाएंगे होता है। और देखिए नदियों नहीं होता है बल्कि नदियों होता है। यहाँ आप देख रहे हैं पियो नहीं होता पियो होता है। सन्यासी को लिखने का तरीका आप देख रहे हैं। ब्रिज नहीं होता ब्रज होता है, ठीक है।
पर्याप्त नहीं बल्कि पर्याप्त होता है। प्रगति ऐसे मतलब प्रगति लिखते हैं। आश्रित ऐसे लिखते हैं। अग्नि लिखने का तरीका आप जानते हैं। अतिथि लिखने का तरीका थ पे छोटी की मात्रा होती है, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने तो आप लिख लेंगे, और कालिदास में ल पे छोटी की मात्रा होती है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखें कि प्रतिद्वंद लिखा है, तो प्रतिद्वंद नहीं बल्कि प्रतिद्वंद्व होता है। उच्चारण सही करेंगे तो गलत नहीं होगा, प्रतिद्वंद्व। इसके बाद जागृत ऐसे लिखा जाता है, मतलब ये ध्यान दीजिएगा कि ग के साथ ऐसे उड़ंतु र, माफ कीजिएगा, समुद्री र होता है। जागृत गलत है, ये नहीं होता, जागृत होता है। श्रीमती नहीं, मतलब त पे छोटी की मात्रा नहीं होती है बल्कि बड़ी की मात्रा होती है। लघुत्तर नहीं बल्कि लघुत्तर होता है, और षष्ठी नहीं बल्कि षष्ठी होता है। यहां तक हमने देखा। संज्ञा संबंधी अशुद्धियों को देख लेते हैं। तो भाषा में एक संज्ञा की बहुत सी समानार्थक संज्ञाएं होती हैं, और अर्थ की दृष्टि से उसमें समानता होने पर भी भाव की दृष्टि से भिन्नता होती है। अतः प्रयोग करते समय प्रसंग के अनुकूल भाव वाली संज्ञाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, और प्रसंग के विरुद्ध भाव वाली संज्ञाओं के प्रयोग से भाषा में गलतियां होती हैं, मतलब दोष आ जाता है। सामान्य तौर पर समीर और प्रभंजन वायु के पर्यायवाचक है, मतलब दोनों ही हवा को ही कहते हैं। लेकिन जो मंद और अच्छी हवा होती है, मतलब मन को अच्छी लगने वाली हवा होती है, उसको कहा जाता है समीर। और जो हवा का झकोरा भयंकर झंझावात होता है, आंधी, उसको कहते हैं प्रभंजन। है तो दोनों हवा ही, लेकिन आप गलत जगह इस्तेमाल करेंगे कि बहुत सुंदर प्रभंजन बह रहा था, तो फिर गलत हो जाएगा। वही चीज है, तो संज्ञाओं का सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर जो गाभिन शब्द है वो पशु के लिए इस्तेमाल होता है, और गर्भिणी जो है वो जो मनुष्य मतलब मादा होती है उनके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ आप देखें कि चारपाई और चौपाया जो है, इसमें भेद आपको देखना होगा। मतलब चौपाया जो शब्द है ये आमतौर पर जीव के लिए इस्तेमाल होता है, और चारपाई वो काठ की बनी होती है। तो ऐसा बहुत सारा, जैसे शंका का समाधान और समस्या का निराकरण होता है। अब है दोनों एक ही का मतलब ये कि अर्थ एकदम हूबहू भले न समान हो, लेकिन आसपास के मिलते जुलते हैं, इसलिए थोड़ा सा उपयोग में बुद्धिमानी करनी चाहिए। और समाचार पत्र का संपादन और विषय का प्रतिपादन होता है। दीपक का टिमटिमाना होता है। ग्रंथ की रचना होती है। आंखों का चौधियाना होता है। चित्र का निर्माण होता है। नाव का डगमगाना होता है, मतलब किस शब्द के साथ कौन सी संज्ञा इस्तेमाल करनी है वो बताया गया। सांप का रेंगना होता है। कार्य का संपादन होता है। ईश्वर पर विश्वास होता है। त्रुटि का सुधार होता है, ऐसे इसमें दिया हुआ है। अपने पर आत्मविश्वास होता है। अब यहाँ एग्जाम्पल जो दिया है उसको देखिएगा। जैसे यहां कहा गया उनकी महिला भी उनके साथ आई है। अब उनकी महिला का मतलब क्या? उनकी विवाहिता, तो इसका मतलब है कि उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है। तो यहाँ ये जो संज्ञा इस्तेमाल की गई है वो सही नहीं थी। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। अब यहाँ रविवार जो शब्द है, इसमें वार का मतलब खुद ही दिन होता है, और दूसरे आपने एक ठे और दिन चिपका दिया, तो इसका मतलब क्या? गलत हो गया। तो मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। तो महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। यहाँ बहुवचन की आवश्यकता नहीं थी। मैंने 20 पत्रकारों का निर्माण किया। मैंने 20 पत्रकारों को तैयार किया। निर्माण करने का मतलब क्या? आप मिट्टी और पुतला ले आकर बना रहे थे। इसके बाद आप देखें इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, इस समस्या का निराकरण या निदान क्या हो सकता है, ये पूछना चाहिए। उनकी शंका का निराकरण तुम ही कर सकते हो। तो शंका का समाधान किया जाता है, समस्या का निराकरण किया जाता है, वो चीज आपको ध्यान देनी है। इसके बाद आप देखें कि प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। तो प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। नोक जो शब्द है उसकी जगह पे धार का इस्तेमाल। कल से अखबार में छपने की व्यवस्था का प्रबंध कर दें। तो व्यवस्था और प्रबंध एक ही चीज है, तो एक हटा दीजिए। कल से अखबार के छपने की व्यवस्था कर दें। गंभीर व्यक्ति के मन की थाह का पता नहीं चलता है, तो गंभीर व्यक्ति के मन की थाह नहीं मिलती है, सीधा सीधा। प्रस्तुत अवतरण सदाचार नामक शीर्षक निबंध से उद्धृत किया गया है। तो प्रस्तुत अवतरण सदाचार नामक निबंध से उद्धृत किया गया है, ये कहना पर्याप्त होगा। इसके बाद सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां कैसी होती हैं? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने के कारण सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के स्थान पर उचित होता है जिसका प्रयोग सर्वनाम के बाद आने वाली संज्ञा के स्थान पर उससे संबंधित, यहाँ एक सेकेंड देख लीजिए, देखिए जिसका प्रयोग सर्वनाम से पहले हो गया। कहने का मतलब यह है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने के कारण सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के स्थान पर उचित होता है। ये तो हम जानते हैं कि मतलब संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम हमें लगा देना चाहिए, लेकिन कहाँ पर लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए पता होना चाहिए। तो यहाँ आप देखें, मतलब ऐसी संज्ञा के स्थान पर हमें सर्वनाम का इस्तेमाल करना चाहिए जिसका प्रयोग सर्वनाम से पहले हो गया है, ठीक है, और बाद में एक बार और इस्तेमाल हुआ है। तो जो दोबारा वाला इस्तेमाल हुआ है वहां पे आप सर्वनाम लगाइए, ऐसे करते हैं, ठीक है। और पहले आप ये काम करिए कि पहली जो संज्ञा दिखी उसी पर सर्वनाम लगा दे, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहां आप देखिए और भी चीजें, जैसे कि संध्या ने उसे पकड़कर शालू की पीठ पर 4 घूंसे जमाए। तो यहां पर उसे जो संबोधन है ना, ये असल में सर्वनाम है, और ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? शालू के लिए इस्तेमाल हुआ है।
अब शालू जो है वो संज्ञा थी, संज्ञा को पहले रखना चाहिए था और सर्वनाम को बाद में, और वो क्रम यहाँ पालन करेंगे तो ये वाक्य सही हो जाएगा। संध्या ने शालू को पकड़कर उसे उसकी पीठ पर 4 घूंसे जमाए, इस प्रकार से। तो बाद में आपको सर्वनाम लगाना है। मतलब अगर एक ही संज्ञा का प्रयोग 2 स्थानों पर हुआ है, मतलब इस प्रकार से वाक्य रहा होगा कि संध्या ने शालू को पकड़कर शालू की पीठ पर 4 घूंसे लगाए, तो अब यहाँ शालू शब्द 2 बार आया है जो कि संज्ञा है। अब इसमें से पहला वाला जो शब्द है उसको हटाकर सर्वनाम नहीं लगाएंगे, यही करना है। जो अगला वाला शब्द है उसमें उसको हटाकर उसके स्थान पर उपयुक्त सर्वनाम का इस्तेमाल करेंगे, तो यही चीज है। इसके बाद अगला वाला देखते हैं। मतलब अगले वाले का तात्पर्य यहाँ पे सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का जो प्रयोग करना होता है तो उसमें अशुद्धियां कैसे होती हैं। निशा ने उषा को इधर उधर टहलते देखकर उषा को बुरी तरह से डांटा। यहाँ आप देख रहे हैं, यहां जहां सर्वनाम लगना चाहिए वहां पर हमने क्या किया है, एक संज्ञा लगा दी है, तो ये गलत हो गया है। उषा हटाकर उसकी जगह पे उसको लिखना चाहिए था। तो निशा ने उषा को इधर उधर टहलते देखकर उसको बुरी तरह से डांटा। ठीक, सर्वनाम का चयन अपने से संबंधित संज्ञा के वचन के हिसाब से होता है। जैसे कि मैं जो पुस्तकें लिख रहा हूं उसे पढ़कर तुम प्रसन्न होगे, और मैं उसे का बहुवचन रूप ही यहाँ पे शुद्ध दिखाई देगा। तो ये तो कॉमन चीजें हैं, मतलब आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए किसी एक ही प्रकरण में कहीं आ, कहीं तुम, कहीं तू, कहीं यह, कहीं वह, और कहीं इनका, कहीं उनका, इस प्रकार का जो प्रयोग है वो अशुद्ध है। मतलब एक ही शब्द के लिए आप एक बार इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बार उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। संबोधन आप जो एक बार इस्तेमाल कर चुके हैं वही आपको बार बार करना होगा, उस व्यक्ति के लिए या उस वस्तु के लिए, मतलब उस संज्ञा के लिए। इसके बाद आप देख रहे हैं कि मेरा, मेरी अथवा हमारा, हमारे के स्थान पे अपना, अपने का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। नियम यह है कि जहां वर्णनीय वस्तु अथवा व्यक्ति के साथ वक्ता का आत्मीय भाव रहता है वहां अपना, अपने आदि का इस्तेमाल होता है। और इस प्रकार से मैंने अपने मन में सोचा शुद्ध है और मेरा मन मेरे वश में नहीं था, ये भी शुद्ध है। इस प्रकार से मतलब कहने का तात्पर्य यह है ना कि कभी कभी वाक्य को 2 प्रकार से भी लिखा जा सकता है, तो वो तरीके भी हो सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि हर बार उसमें त्रुटि ही हो। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि प्रथम वाक्य में मन के साथ पूर्ण स्वकीयता है, अतः जो अपने मन में अपने मन, यहां देखें, अपने मन मेरे वश में नहीं था, ये अपने नहीं होगा बल्कि अपना होगा, तो अपना मन मेरे वश में नहीं था, यह भी शुद्ध है। और प्रथम वाक्य में मन के साथ पूर्ण स्वकीयता है तो ये शुद्ध माना जाएगा। और दूसरे वाले में क्या है कि परकीयता आ गई है, मतलब दूसरे वाक्य में वश में न रहने के कारण कुछ पराया सा जो भाव है वो पैदा हो गया है। तो ये चीज है इसमें। इसके बाद अब चलते हैं आगे, तो यहाँ उदाहरण देख लीजिए इसका। यह लोग कहाँ जा रहे हैं, वाक्य है जो कि अशुद्ध है। ये लोग कहाँ जा रहे हैं, अंकित आया और कहा, अंकित आया और उसने कहा। ठीक, इसके बाद दही में कौन पड़ा है, दही में क्या पड़ा है, तेरे को क्या चाहिए, तो तेरे को ये मुंबईया टोन है, लेकिन सही क्या होगा इसका, तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारे में से वहां कौन जाएगा, तो तुम में से वहां कौन जाएगा। ऐसे उसने कहा मैं 4 भाई हूं, तो उसने कहा कि हम 4 भाई हैं। बहुवचन का आभास यहां होना चाहिए। आप बताओ, हम लोग बोलते हैं ना आप बताओ, तो ये आप बताओ नहीं, कृपया आप बताएं। तुम और तुम्हारे मित्रों को मैं खूब जानता हूं, तो तुम और तुम्हारे मित्रों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। यह मेरा मित्र है जो मेरे साथ रहता है। ठीक है, ये शुद्ध वाक्य है। और इसका गलत क्या था, यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ रहता है। यहाँ यह के जगह पे जो का इस्तेमाल करना था। लीजिए प्याला भर दें, तो लाइए प्याला भर दें, लाइए आपका प्याला भर देता हूं, इस प्रकार से और ज्यादा सही होगा। तो सबसे सर्वाधिक शुद्ध आपको लिखना होता है। इसके बाद आप देखें विशेषण और क्रिया विशेषण की अशुद्धियां क्या होती हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया विशेषण, मतलब यहां आप देख रहे हैं विशेषण जो है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और क्रिया विशेषण क्या करता है, ये क्रिया की विशेषता बताता है। मतलब विशेषण है तो वो विशेषता बताएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो सामान्य विशेषण होते हैं, मतलब उसमें भी कई प्रकार होते हैं, तो वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और जो क्रिया विशेषण है वो सिर्फ क्रिया की विशेषता बताता है। तो जब विशेषण अथवा क्रिया विशेषण अपने अभीष्ट अर्थ को न प्रकट करके कोई भ्रामक या विरोधी अर्थ प्रकट करते हैं तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे विवाह के निमंत्रण पत्र में कन्या के नाम के आगे सौभाग्यवती का प्रयोग। अब कोई भी कन्या सौभाग्यवती तभी होगी जब उसका विवाह हो जाएगा। यहाँ सौभाग्य का मतलब कतई डेस्टिनी और लक से मत जोड़ लीजिएगा, यहाँ वो सिंदूर और सुहाग वाली बात है। ठीक है, मांग भरा लो, तो वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसमें सौभाग्यवती शब्द नहीं बल्कि सौभाग्याकांक्षिणी लिखा जाता है। मतलब सौभाग्य की वो कतई आकांक्षिणी है, और इसलिए कार्ड वार्ड छपा है, उसके बाद पटाखे छूटेंगे, घोड़ी वोड़ी चढ़कर फिर आएंगे, तो वो अलग चीज है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि सौभाग्यवती शब्द जो है उसका वहां इस्तेमाल किया गया वो गलत है। तो विशेषण का गलत प्रयोग भी वाक्य को खराब कर सकता है, ये बताने का यहाँ तात्पर्य था। सही संज्ञा का इस्तेमाल करना है, सही सर्वनाम का इस्तेमाल करना है, सही विशेषण का इस्तेमाल करना है, और सही क्रिया विशेषण का इस्तेमाल करना है, तो ही वाक्य आपका सही रहेगा। अब इसके बाद अगली चीज को देखते हैं।
अगली चीज क्या है आपकी, यहाँ कुछ चीजें उसी को खींचा गया है विशेषण वाले को, जैसे कि विवाह के पूर्व तो उसके लिए स्वस्ति भवती या फिर कल्याणी, इस तरह के जो प्रयोग है इनका मतलब इस तरह के जो शब्द है इनका प्रयोग तर्क संगत होगा। और आप पठित घराने में उत्पन्न हुए, अब यहाँ पठित का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है पढ़ा हुआ, लेकिन इसकी जगह पे आपको लिखना चाहिए शिक्षित। ठीक है, पठित का मतलब किसी चीज को आपने पढ़ा है, मतलब उसकी रीडिंग लगाई, तो यहाँ अर्थ में थोड़ी सी अगर भिन्नता रहेगी तो वाक्य खराब हो जाएगा। विशेषणों अथवा क्रिया विशेषणों के स्थान पर संज्ञाओं का प्रयोग भी अशुद्ध होता है। मैं निश्चय रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा, और इस वाक्य में निश्चय के स्थान पर निश्चित होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से और भी मैं निश्चय ही रीवा जाऊंगा। अब निश्चय ही के स्थान पर अगर निश्चित रूप से या अवश्य ही लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक, इसी प्रकार से विशेषण के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग जो है वो त्याज्य होता है, उसी प्रकार से संज्ञा के स्थान पर विशेषण का प्रयोग भी हेय होता है। मतलब जो जहां पर रहना चाहिए वहीं आपको लगाना है। कुल मिलाकर बात ये है, जहां संज्ञा रहनी चाहिए वहां संज्ञा लगाइए, जहां संज्ञा को दोबारा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है वहां पर या तो कोई सर्वनाम लगा दीजिए, और नहीं तो उसकी तारीफ कर रहे हैं तो विशेषण लगा दीजिए। यही है। प्रायः जो विद्यार्थी होते हैं वो संस्कृत विशेषणों में शुद्ध रूप नहीं जानते हैं, तो वहां गलतियां करते हैं। और इस प्रकार के कुछ विशेषण और उनके जो रूप हैं वो यहाँ दिए हुए हैं, उसे देख लीजिए। जैसे कि अनुवादित है तो उसका अनुदित हो जाएगा, अनुवादित नहीं होता है, अनुदित होता है असल में। और क्रोधित नहीं क्रुद्ध होता है, गौरवित नहीं होता बल्कि गौरवान्वित होता है। निरपराधी नहीं निरपराध होता है, परिप्लुत होता है, यहाँ परिप्लावित लिखा हुआ है। वैद्युतिक नहीं बल्कि वैद्युत होता है। व्याप्त होता है, ऐसे ही लिखते हैं, और अनुमानित लिखते हैं, अनुनामित नहीं लिखते हैं, ये तो सीधा सीधा गलत दिखाई दे रहा है। गारहस्थिक नहीं बल्कि गारहस्थ होता है। त्रस्त होता है, त्रसित नहीं होता। और निर्दय ऐसे लिखा जाता है, निर्दयी नहीं लिखते हैं। व्यवहृत होता है, व्यवहारित नहीं होता। और सशंकित ऐसे नहीं बल्कि इस प्रकार से, मतलब सशंक या शंकित लिखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। अब विविध परीक्षाओं में पूछे गए कुछ वाक्यों को देख लेते हैं, जो कि शुद्ध और अशुद्ध दोनों रूपों में दिए गए हैं, और ये कभी न कभी आयोगों की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। वाक्य देखकर आपको ज्यादा अंदाजा होगा तुलनात्मक रूप से कोई नियम पढ़कर, क्योंकि कम समय जब रहता है तो आपको एग्जाम्पल देखना चाहिए, एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आता है। तो अब इसमें आप देखें कि अशुद्ध वाक्य जो है वो दिया हुआ है, मुझे भारी दुख हुआ। ठीक है, और मुझे बहुत दुख हुआ, यहाँ भारी शब्द जो है उसको हटा देना था और उसकी जगह पे लिखना था मुझे बहुत दुख हुआ। पति पत्नी आई हैं, पति पत्नी आए हैं, बहुवचन का प्रयोग। मैंने कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनने हैं। आप आओ, अभी आपने देखा पीछे, आप आइए। सूर्य पूर्व पर उगता है, सूर्य पूर्व में उगता है, में का इस्तेमाल करेंगे, पर का नहीं। तो यहाँ कारक चिन्ह का सही प्रयोग। इसके बाद मैंने करा हुआ है, मैंने किया है। यह लोग कहाँ रहते हैं, ये लोग कहाँ रहते हैं, यह की जगह पे ये। मेरे को बुलाया है, मुझे बुलाया है। नीचे को मत देखो, गलत है ये, नीचे मत देखो, ये सही है। वह घोड़े में सवार था, वह घोड़े पर सवार था। अब यहाँ ये नहीं लिखेंगे, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वह घोड़े के ऊपर सवार था। तो घोड़े पर आप चढ़ते हैं एक्चुअली, तो यहाँ लिख सकते हैं घोड़े के ऊपर सवार था, या घोड़े पर सवार था, वो भी सही है। वह कुर्सी में बैठा है, नहीं वह कुर्सी पर बैठा है। उन्होंने हाथ जोड़ा, तो उन्होंने हाथ जोड़े, क्योंकि हाथ जो है वो दो है, बहुवचन है, तो इसलिए जोड़े। घी बहुत अच्छी नहीं है, तो घी बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ ये पुल्लिंग है ना। मतलब पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जो फर्क है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जैसे दही खट्टा है होता है। मैंने बोला तो मैं बोला, मैंने जाना है मुझे जाना है। हम पढ़े थे, हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं, हम पढ़े थे तो हमने पढ़ा था, ये वाला सही है। मेरे राम जलावे राम, तो मारे राम जलावे राम, ये सही होगा इसका। ठीक है, इसके बाद चोर चोर मौसेरे भाई। अब यहाँ पे मौसेरे भाई की जगह पे क्या लगा दिया है, ममेरे भाई। तो हो सकते हैं ममेरे भाई भी, क्योंकि ममेरे भाइयों में भी ज्यादा अच्छी पड़ती है, लेकिन यहाँ मौसी के जो लड़के हैं उनकी कंपैरिजन किया गया है। तो चोर चोर मौसेरे भाई, जो लोकोक्ति या कहावत है वो उसी रूप में रहती है, उसमें परिवर्तन नहीं करते। इसके बाद आप अगले वाले को देखें, यह लोग क्या करें। यहां आप देख रहे हैं, यह लोग क्या करा, ऐसे लिखा है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं। मैंने झूठ बोला, मैं झूठ बोला। मैं मेरा काम करूंगा, मैं अपना काम करूंगा। ठीक है, मेरा काम मतलब मेरा जो शब्द है उसकी जगह पे अपना। मैं, उन्होंने हाथ जोड़ा, उन्होंने हाथ जोड़े अभी देखा है पीछे हमने। राम रोटी खाया, राम ने रोटी खाई। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, मास्टरनी कहाँ गई है, तो मास्टरनी कहाँ गई है, सम्मान सूचक। ठीक, स्वस्ति श्री पिताजी। अब यहाँ पे पूज्य श्री पिताजी, क्योंकि स्वस्ति जो शब्द है उसमें फिर नमस्कार का जो भाव है वो पूरा शामिल हो गया है, तो या तो आप श्री हटा दीजिए, सिर्फ जो स्वस्ति है उसी का इस्तेमाल करिए, तो वो किया नहीं गया है, तो इसमें से स्वस्ति को हटा दिया गया। पूज्य श्री पिताजी। मेरा प्राण संकट में है। ठीक है, मेरे प्राण संकट में है। आपका भविष्य उज्जवल हो। अब यहाँ पे आपका भविष्य उज्जवल हो, अब यहाँ देखिए एक चीज है, ये हो है और यहाँ है,
तो यहाँ हो का ही इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से वाक्य है वैसे ही लोग शुभकामना देते हैं ना, आपका भविष्य उज्जवल हो, तो वही शुभकामना दी गई। यहाँ है का प्रयोग नहीं बल्कि हो का होगा। असली दिक्कत यहाँ वर्तनी की है। उज्जवल की जो वर्तनी होती है उसमें दोनों ज आधे होते हैं और उसका प्रयोग यहाँ नहीं करके एक ज को पूरा लिख दिया था, तो इसीलिए गलत हो गया था। चलिए, वह बालक जन्मते ही मर गई, वह बालक जन्मते ही मर गया। ठीक, इसके बाद यहां आप देखें, इसका एक और पहलू हो सकता है, वह बालक को जन्म देते ही मर गई, ये भी हो सकता है। ठीक है, मतलब माता के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, वैसे भी मातृ मृत्यु दर काफी ज्यादा है। इसके बाद आप चुनाव जीत गए हैं, हमारी श्रद्धांजलि स्वीकार करिए। तो आप चुनाव जीत गए हैं, हमारी बधाई स्वीकार करिए। वो क्या चुनाव जीतकर स्वर्गवासी हो गए कि उन्हें श्रद्धांजलि देगा? ठीक है। इसके बाद कभी कभी बहुत हास्यास्पद गड़बड़ियां हो जाती हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो पूर्ण विराम आप लगाते हैं ना, या अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग और अर्ध विराम का प्रयोग, दोनों में अगर आप विराम चिन्ह सही जगह पर लगाना नहीं जानते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, डाल में चिड़िया बैठी है, तो डाल में ये कोई टोकरी या कटोरी तो है नहीं, ये डाल मतलब पेड़ की डाली, तो उस पर चिड़िया बैठी है, यहाँ पर का इस्तेमाल होगा। बेटी पराये घर का धन होती है, बेटी पराया धन होती है, गलत बात। इसके बाद गोदान प्रेमचंद्र की एक श्रेष्ठ उपन्यास है, यहां आप देख रहे हैं। तो उपन्यास जो है ये क्या है? पुल्लिंग है, और इसके लिए फिर यहां पर का इस्तेमाल होगा। प्रेमचंद्र का एक श्रेष्ठ उपन्यास है, और ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे प्रेमचंद्र नहीं है बल्कि प्रेमचंद है, द का इस्तेमाल करेंगे। जिस लेखक का या जिस भी व्यक्ति का नाम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नाम जिस अवस्था में है उसी अवस्था में उसे डालेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, तो इसमें देखिए, भारत की आज वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, तो भारत की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। जब आप वर्तमान शब्द का इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो आज का प्रयोग वहां पर निरर्थक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ और भी सेंटेंस है, जैसे कि तुम चोरी के कारण दंड पाने योग्य हो, तुम चोरी के कारण दंड के योग्य हो। ठीक है, यह वाक्य जो है ना, इसमें लिखने का तरीका इस प्रकार से है, ये जो लिखा गया है ये गलत है और ये वाला आपका सही है, तुम चोरी के कारण दंड पाने के योग्य हो। इसके बाद तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो, तो यहाँ पे तुम मेरे तरफ क्या देख रहे हो लिखा हुआ है, तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो ये सही है। शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृत का प्रसिद्ध गुण है। ठीक, तो अब इसे क्या लिखेंगे? शरणागत व्यक्ति की रक्षा भारतीय संस्कृति का प्रसिद्ध गुण है। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं, मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। यहाँ कालीन जो शब्द है ये खुद काल को दर्शा रहा है, और ऊपर से समय आपने लिख दिया तो गलत हो गया। मौर्यकालीन लोग सुखी थे ऐसे लिख सकते हैं, या मौर्यों के समय में लोग सुखी थे ऐसे भी लिख सकते हैं। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, तो हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, ये वाला है। झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए, तो यहां पर आप क्या करिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर आने का आग्रह करें। ठीक, तो अब यहां पर ये जो शब्द है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दीजिए, अनुग्रह को आप यहां पहुंचा दीजिए और आग्रह को इधर ले आ दीजिए। तो मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का अनुग्रह करें, यानी कृपा करें, ऐसे। तो शब्दों का यथास्थान इस्तेमाल करना है, ये बताने का यहाँ पर्पस था। पुस्तक पढ़ा जरूर लेकिन समझ में नहीं आया, तो पुस्तक पढ़ी जरूर लेकिन समझ नहीं सका। तुम केवल बोलना मात्र जानते हो, तुम केवल बोलना जानते हो, या तुम बोलना मात्र जानते हो, या तुम मात्र बोलना जानते हो, ये तीनों तरीके सही है। इसके बाद आप देखें, उनको यहां से गए केवल 10 मिनट हुआ है। अब इसे आप कैसे लिखेंगे? उन्हें यहां से गए केवल 10 मिनट हुए हैं। इस घर में 2 पुरुष और 3 स्त्री रहते हैं, तो इस घर में 2 पुरुष और 3 स्त्रियां रहती हैं, ऐसे लिखेंगे। इसके बाद आपकी पुस्तक जो मेरे पास थी वह खो गई, तो इसको लिखेंगे कैसे? आपकी जो पुस्तक मेरे पास थी वह खो गई। वैद्य दिवाकर को नारी का अच्छा ज्ञान है, तो वैद्य दिवाकर, यहाँ इसको पहले तो सीधा करने की आवश्यकता है। दिवाकर वैद्य को नाड़ी का अच्छा ज्ञान है, न कि नारी का। ठीक है, इसके बाद यहां आप देखें, मैंने रामू को कह दिया था कि हमारा बिस्तर इसी जगह लगेगा। मैंने रामू से कहा था कि मेरा बिस्तर इसी जगह लगेगा, ऐसे लिखना है। ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, इसका ये वाला सही है। मेरे घर में केवल मात्र 1 चपरासी है, मेरे घर में मात्र 1 चपरासी। ठीक, इसके बाद नायक का पति परदेश में है, तो नायक खुद ही एक पुल्लिंग शब्द है और पति जो है वो खुद पुल्लिंग है, तो यहाँ एक स्त्री का होना आवश्यक है ना, क्योंकि विवाह जो है वो 2 पुरुषों या 2 स्त्रियों के बीच में तो प्राय नहीं होता है। अब भाई जो समलैंगिक है उनकी बात अलग है। तो यहाँ पर जो नायिका है उसको, मतलब नायिका का पति परदेश में है, यहाँ ऐसे आपको लिखना चाहिए था। इसके बाद क्या अभी, यहाँ देखें, या आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि यूपीपीसीएस का जो मेंस है उसमें तो लिखना होता है, उसमें 4 विकल्प तो नहीं होते हैं। तो अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखते हैं कि नायिका का
नायिका का पति परदेश में है तो भी सही होगा, और नहीं तो आप ये लिख दें कि नायक की पत्नी परदेश में है तो भी सही होगा। उसे भी कोई परीक्षक गलत नहीं काट सकता, हालांकि ये कभी भी किताबों में छपता नहीं है, लेकिन ये नया हो जाएगा और इसे गलत नहीं किया जा सकता। इसके बाद अब आगे देखते हैं, क्या अभी तक भोजन नहीं किए हैं, तो क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया है, ये पूछने का तरीका है। इसके बाद यहाँ आप देखें, उसके बाद फिर राम का राज्याभिषेक हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर राम का राज्याभिषेक हुआ, तो उसके बाद राम का राज्याभिषेक हुआ। वहां चेचक के खतरे का डर है, तो वहां चेचक का खतरा है सीधा आप लिख दीजिए, या वहां चेचक का डर है ये भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ये आवश्यक नहीं है कि वाक्य को आप शुद्ध कर रहे हैं तो एक जो रटा हुआ रट्टू तोते वाला तरीका किताब में दिया है वैसे ही आप लिखिए। बस व्याकरण संबंधी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, कर्ता कारक चिन्ह वगैरह सही होने चाहिए और शब्द यथास्थान होने चाहिए। बाकी अगर वाक्य को आप अपने तरीके से बना रहे हैं तो भी गलत नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं, यहां देखें, पर्वत का शिखर ऊंचे हैं, पर्वत का शिखर ऊंचा है, या आप ऐसे लिखिए कि पर्वत के शिखर ऊंचे हैं, लेकिन वो सही नहीं होगा, ये तरीका सही है, पर्वत का शिखर ऊंचा है। हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें, तो हम अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। इसके बाद आप देखें, मैंने भगवत गीता पढ़ा है, तो मैंने भगवत गीता पढ़ी है, स्त्रीलिंग है तो वहां पे पढ़ी इस्तेमाल होगा। कुमारी विजयलक्ष्मी कल अपने पति के साथ नैनीताल जाएंगी, तो जब उनके पति हैं तो वो कुमारी कैसे हैं, तो यहां आप लिखेंगे कि श्रीमती विजयलक्ष्मी कल अपने पति के साथ नैनीताल जाएंगी। पूजनीय पिताजी को नमस्कार करना, यहां देखिए, पूजनीय पिताजी को नमस्कार कहना, तो पूज्य पिताजी को नमस्कार कहना, या तो आप पूजनीय लिख लीजिए और नहीं तो पूज्य लिख लीजिए, लेकिन पूज्यनीय कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है, यहां आधा ज का इस्तेमाल तब नहीं करना था। मैं पढ़ने का व्यायाम करता हूं, तो मैं पढ़ने का अभ्यास करता हूं, यहां शब्द का यथा जगह आपको प्रयोग करना था, वही किया गया है। देखिए, व्यायाम जो शब्द है ना, इसका भी शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना, वर्जिश, ठीक, मतलब बार बार एक ही चीज को रिपीट करना। तो यह व्यायाम और जो अभ्यास शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ एक होने के कारण इसको वाक्य में आप जहां तहां इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जहां जिसकी आवश्यकता है उसको वहां यूज करेंगे। इसके बाद जैसे कि मैं गणित का व्यायाम कर रहा हूं, ये वाक्य जो है ये सुनने में ही अटपटा लग रहा है, मैं गणित का अभ्यास कर रहा हूं। कौन कहे कि कल छुट्टी है, किसने कहा कि कल छुट्टी है, ऐसे लिखेंगे। इसके बाद वह रुग्ण शैया पर पड़ा है, वह रोग शैया पर पड़ा है, या वह मृत्यु शैया पर पड़ा है, लेकिन मृत्यु की यहां बात नहीं है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, हम इसलिए नहीं आ सके कि हमारे देह में दर्द थी, हम इसलिए नहीं आ सके कि हमारे देह में दर्द था, क्योंकि हमारे देह में दर्द था, ठीक है। मैंने पढ़ते हुए 2 कुत्तों को देखा, मतलब कुत्ते जो थे वो किताब लेकर पढ़ रहे थे और आपने उन्हें देखा, इसका मतलब यही निकलेगा ये वाक्य जो है। तो इस वाक्य को सुधारने की आवश्यकता है, तो पढ़ते हुए मैंने 2 कुत्तों को देखा, ठीक है। उसके बाद यहां आप देखें, वह नगर का बढ़िया सर्वोत्तम खिलाड़ी है, तो वह नगर का सर्वोत्तम खिलाड़ी है। जब आपने सर्वोत्तम लिख ही दिया है तो बढ़िया और बेस्ट और बेटर लिखने की क्या जरूरत है। इसके बाद आप देखें, माता पिता का आदर रखना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए। उसके बाद देखें, उसने एक मोती का हार खरीदा, मतलब जो हार उसने खरीदा है उसमें सिर्फ एक ही मोती है, इसका मतलब ये है। तो इसका जो सही तरीका है वो क्या होगा, उसने मोतियों का एक हार खरीदा, मतलब कई सारे मोतियों को गूंथ कर वो हार बनाया गया था, इसका ये मतलब है। इसके बाद पंडित जी कहे हैं कि कल छुट्टी रहेगी, पंडित जी ने कहा है कि कल छुट्टी रहेगी, ये आपने देखा। इसके बाद तमाम देश भर में ये बात फैल गई, अब यहां आपने एक तो देश भर लिख डाला है, ऊपर से तमाम लिख डाला है, तो वाक्य गलत हो गया है। तमाम देश में यह बात फैल गई ऐसे आप लिखिए, या देश भर में बात फैल गई ऐसे लिख दीजिए, दोनों तरीके सही है यह बात। इसके बाद नीचे देखिए, झांसी की रानी घोड़ा, यहां देखें, झांसी की रानी घोड़ा सवारी में निपुण थी, तो झांसी की रानी घुड़सवारी में निपुण थी। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। एक पानी का गिलास दीजिए, तो पानी को आप गिन नहीं सकते, पहली चीज यहाँ ये विशेषण में अगर आप यूज करें तो परिमाणवाचक में आएगा, संख्यावाचक तो है नहीं, तो यहाँ 1 और 2 की संख्या कैसी, ये गिलास की संख्या है ना, तो गिलास के पास इसे रखिए, पानी का 1 गिलास दीजिए या 1 गिलास पानी दीजिए, ये सबसे सही तरीका है, मतलब क्रम विन्यास भी इसमें ठीक रहेगा, वाक्य का क्रम विन्यास भी ठीक होना चाहिए। इसके बाद शुश्रूषा एक प्रशंसनीय गुण है, शुश्रूषा एक प्रशंसनीय गुण है, लिखने का तरीका आप देख लीजिए। उनकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कब होगा, ये कब होगा नहीं बल्कि कल होगा ऐसा लिखा हुआ है, मतलब जो आगे की तारीख है उस पर होगा, तो यहाँ आप लिखेंगे कि उनकी आयुष्मती कन्या का विवाह कल होगा या उनकी सौभाग्याकांक्षिणी कन्या का विवाह कल होगा। इसके बाद समाज की जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई थी, जितनी दुर्गति का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे इतनी जो जितनी शब्द आपने इस्तेमाल किया उसकी जगह पे इतनी का इस्तेमाल करेंगे, तो समाज की इतनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई थी।
शोक है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, खेद है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। यहाँ कोई किसी की मृत्यु नहीं हुई है कि हम शोक व्यक्त करेंगे। उसके बाद आप आगे चलें, इसमें देखें कि दुष्यंत शकुंतला की सौंदर्यता से आकर्षित हो गए। दुष्यंत शकुंतला के सौंदर्य से आकर्षित हो गए। अनेकों बार देख चुका हूं, अनेक बार देख चुका हूं। सत्य का विजय होता है, सत्य की विजय होती। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रमुख प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसके बाद बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती हैं, तो बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीते हैं। और भी देख लेते हैं, उनकी व्यवहार अच्छी नहीं है तो उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, ऐसा। मुझको इससे कोई नाता रिश्ता नहीं, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं, ऐसे। राजपथ की सड़क से झांकियां लौट आई, तो राजपथ, पथ मतलब खुद ही सड़क या मार्ग होता है, तो राजपथ से झांकियां लौट गईं, ऐसे। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। घोर का मतलब भी गहरा होता है, घनिष्ठ का मतलब भी गहरा होता है, लेकिन यहाँ घोर नकारात्मक शब्द है। और साहित्य और जो जीवन है यानी समाज है, उसके बीच में अगर आप संबंध दर्शा रहे हैं तो आपको सकारात्मक रहना चाहिए, तो इसलिए घनिष्ठ शब्द का इस्तेमाल करेंगे, जो कि यहाँ किया गया। सच में क्या तुम्हें प्रथम स्थान मिला है? प्रश्न पूछा गया कि सच में क्या तुम्हें प्रथम स्थान मिला है? रोज हर बार तो फेल हो जाते थे। तो अब इसमें लिखना क्या है? सच में तुम्हें प्रथम स्थान मिला है। यहाँ क्या का इस्तेमाल करना ही नहीं था आपको, प्रश्नवाचक लगा दीजिए, वो अपने आप बन जाएगा। निरर्थक शब्दों को भी हटा देना चाहिए। जो वाक्य शुद्धिकरण आप करते हैं ना, उसमें जितने भी निरर्थक शब्द हैं उनको बाहर कर देने से वाक्य बेहतर हो जाता है। जैसे घर से कूड़ा कबाड़ा निकालकर साफ कर देने पर, झाड़ू मार देने पर घर साफ हो जाता है, ठीक वैसे ही। इसके बाद देखिए, न जाने कितने बेशुमार जीव पैदा होते हैं। तो न जाने कितने जीव पैदा होते हैं, अब यहाँ कितने आपने पहले ही लगा लिया है और बेशुमार उसके बाद लगा दिया, तो ये देखने में अच्छा नहीं है। तुम्हारी घड़ी में कै बजा है, ऐसे ही पूछते हैं, कै बजा, जल्दी बताओ, चलें। तो यहाँ क्या होगा? तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है। और उसके बाद शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया, शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए। शत्रु मैदान में दौड़कर खड़ा हुआ, मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, ऐसा, ठीक। तो इसका जो सेंटेंस है वो क्या होगा? शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ। रविवार के दिन छुट्टी रहती है, तो रविवार को छुट्टी रहती है। श्याम की माँ भारी दुखी है, श्याम की माँ बहुत दुखी है। मैंने वहां जाकर बहुत बड़ी अशुद्धि की, मैंने वहां जाकर बहुत बड़ी गलती की। अब अशुद्धि और गलती का मतलब एक है, लेकिन प्रयोग जो शब्द है उनका प्रयोग कहां पर करना है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखें, उसने संपादक को एक कविता लिखी, उसने संपादक को एक कविता भेजी। संपादक को पकड़कर उसके ऊपर तो कविता लिखेंगे नहीं। एक पुराना चुटकुला याद आता है कि उसमें गाय पर निबंध लिख कर लाने के लिए प्रधानाचार्य ने बच्चों से कहा था, और उसके बाद एक बच्चा जो है वो कई दिनों तक स्कूल ही नहीं आया। तो प्रधानाचार्य उसके घर पर गए पता लगाने, तो पता लगा कि वो अस्पताल में भर्ती है, उसका पैर टूट गया है। जब वो हॉस्पिटल में उससे मिलने जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी ये दशा कैसे हुई, तो उसने कहा कि मैंने गाय को पहले पकड़ा और उसके ऊपर लिखने की कोशिश की और गाय ने फिर मेरी ये दशा बनाई। तो इसका मतलब यही है कि वाक्य में अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो दुर्घटना होगी, और वही चीज, ठीक। इसके बाद देखें, कई दिनों की बदली के पीछे आज धूप आई है। तो मौसम वैसे भी आजकल काफी खराब है। कई दिनों की बदली के बाद, ठीक है, या कई दिनों तक बादल घिरे रहने के बाद आज धूप निकली है, ऐसे आप लिखेंगे। इसके बाद आज मैंने बाजार जाना है, तो आज मुझे बाजार जाना है, सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। हमारी भाषा की दुर्दशा देखकर मैंने उसके निराकरण का उपाय सोचा। अपनी भाषा की दुर्दशा देखकर मैंने इसके निराकरण का उपाय सोचा। केवल 4 रुपया मात्र दीजिए, केवल 4 रुपए दीजिए। मात्र शब्द का यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे, या फिर लिख लीजिए कि 4 रुपए मात्र दीजिए, ठीक है। जैसे आप बैंक का जो चेक है उसको भरते हैं और उसमें लिखते हैं 10,000 रुपए मात्र, तो वही चीज है। या फिर आप ये लिख दीजिए कि केवल 10,000 रुपए, जैसे ओनली 10,000 रुपये ऐसे लिख देते हैं अंग्रेजी में। तो या तो मात्र का इस्तेमाल करें या केवल का इस्तेमाल करें। इसके बाद आप देखें, बहुत से लोग इस धारणा के बन गए हैं, बहुत से लोग इस धारणा के होते हैं। वह कहे थे आपने नहीं सुने, उसने कहा था पर आपने नहीं सुना। अदालत ने गोडसे पर अभियोग लगाया, माफ कीजिएगा, अदालत ने गोडसे पर अभियोग चलाया। तो अदालत ने गोडसे पर अभियोग लगाया, न कि चलाया। नास्तिक होने के कारण वे नित्य प्रति मंदिर जाते हैं। तो नास्तिक होने के कारण, अब यहाँ पे नास्तिक अगर कोई व्यक्ति है तो वो मंदिर में कैसे जाएगा, ये सोचने की बात है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि नास्तिक होने के बाद भी या नास्तिक होने के बावजूद वे नित्य मंदिर जाते हैं। लेकिन ये जो लॉजिक है ये बैठ नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पर नास्तिक को हटा देना ही उचित है। मतलब सही शब्द का इस्तेमाल आपको करना है। तो आस्तिक होने के कारण वे नित्य प्रति मंदिर जाते हैं, ठीक। इसके बाद माला घुमाने से नहीं मन निर्मल होने से परमात्मा मिलता है। तो माला फेरने से नहीं बल्कि मन की निर्मलता से परमात्मा मिलते हैं। इसके बाद जहाज में डूबते हुए कप्तान नीचे कूद पड़ा। जहाज डूबते हुए कप्तान
जहाज से नीचे कूद पड़ा। अब यहाँ पे लिखने का तरीका कैसे होगा, कप्तान डूबते हुए जहाज से नीचे कूद पड़ा। इसके बाद यहाँ देखें, आकाश में तारेगण प्रकाश हो रहे हैं, तो आकाश में तारागण प्रकाशित हो रहे हैं। 10,000 का टिकट गायब हो गया, 10,000 के टिकट गायब हो गए। ठीक, प्रातः 5 बजे उनका प्राण निकल गया, प्रातः 5 बजे उनके प्राण निकल गए। छात्रों ने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, तो छात्रों ने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किए, या भेंट किए शब्द जो है वो ज्यादा अच्छा होगा। मोरनी को रिझाने के लिए पुरुष मोर नृत्य करता है। भाई मोर तो खुद ही पुरुष है, अब उसमें आपको एक्स्ट्रा मेल वर्जन लगाने की क्या जरूरत है, तो इसको हटा देंगे। अनावश्यक शब्दों को नहीं लगाना चाहिए, इससे भी वाक्य गलत हो जाता है। तो अब ये सही है, मोरनी को रिझाने के लिए मोर नृत्य करता है। वह विलाप करके रोने लगा, तो यहां क्या होगा, वह विलाप करने लगा, सीधा सीधा। इस प्रकार से हमने देखा। और भी चीज है इसमें, जैसे कि सेंटेंस आप देख रहे हैं, मैं किशन और अशरफ दोनों उसके पीछे भागे। ठीक, तो अब यहां पर या तो आप एक काम करिए कि किशन और अशरफ दोनों उसके पीछे भागे, या मैं और अशरफ दोनों उसके पीछे भागे, या आप ऐसे लिख दीजिए कि मैं किशन अशरफ, मतलब मैं किशन और अशरफ, यहाँ पे एक कॉमा लगा दीजिए, तीनों उसके पीछे भागे। ये तीनों लिखने का तरीका हो सकता है। जब आपको लिखने की सुविधा हो ना, 4 विकल्प में फंसे रहने की सुविधा नहीं, मतलब दिक्कत नहीं है, और लिखने के लिए आपको आपके सामने पूरा मैदान खुला हुआ है, तो उसमें आप अपने तरीके से वाक्य को लिख सकते हैं। बस सही होना चाहिए इसमें। आपको पूरी तरह से अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आपने जो लिखा है वो सही है, तो उसको आयोग में भी परीक्षक काटेगा नहीं। इसके बाद आप आगे देखें, शिकारी ने उस पर गोली चलाई, वह शेर बच गया। अब यहां पर कैसे लिखेंगे, शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। और अच्छा लिखने का तरीका क्या हो सकता है, शिकारी ने शेर पर गोली चलाई लेकिन वह बच निकला, ये ज्यादा बेहतर तरीका है। अब इसके बाद देखिए, यह पुस्तक विद्वतापूर्ण रूप में लिखी गई है, तो यह पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई है, या विद्वतापूर्वक लिखी गई है, ये तरीका ज्यादा सही है। यहाँ पे तरीका जो शब्द है ना, उसको आप हटा दीजिए, इसे आप ऐसे लिख दीजिए, यह पुस्तक विद्वतापूर्वक लिखी गई। विचित्र भगवान, यहाँ आप देखें ये जो वाक्य है ये कैसा है, विचित्र भगवान की बड़ी लीला है, भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। यहाँ क्रम विन्यास की गड़बड़ी है, मतलब अस्त व्यस्त शब्द वही थे, जब आपने शुद्ध किया है तो वाक्य में कोई नया शब्द नहीं आया, लेकिन जो शब्द थे वो अस्त व्यस्त थे। इसके बाद देखिए, राम ने मुझे पुस्तक समर्पण की, राम ने मुझे पुस्तक समर्पित की, या भेंट की शब्द जो है वो ज्यादा सही होगा। कवियों को काव्य करते समय आनंद मिलता है, तो कवियों को कविता करते समय आनंद मिलता है, ये आपने देखा। इसके बाद तब शायद जरूर यह काम हो जाएगा, तब निश्चय ही यह काम हो जाएगा, या तब जरूर यह काम हो जाएगा। पुलिस ने मुझ में आरोप लगाए, पुलिस ने मुझ में आरोप लगाए, तो यहाँ पे पुलिस ने मुझ पर आरोप लगाया, ऐसा सही है। काल चक्र के पहिए के नीचे सबको पिसना पड़ता है, तो काल चक्र मतलब चक्र जो शब्द है वो खुद ही पहिए का द्योतक है, और ऊपर से आपने पहिया एक और जोड़ दिया, तो ये गलत है, फिर इसमें से एक हटा दीजिए। तो काल के पहिए के नीचे सबको पिसना पड़ता है, या तो आप ऐसे लिख लीजिए, या फिर काल चक्र के नीचे सबको पिसना पड़ता है, ऐसे लिख लीजिए, दोनों ही सही। इसके बाद देखें आगे, दिल्ली के अंदर मलेरिया का जोर है, तो दिल्ली के अंदर, यहाँ पे जो दिल्ली के अंदर लिखा हुआ है ये कुछ अजीब लग रहा है, तो दिल्ली में मलेरिया का प्रकोप है, इस प्रकार से हमने देखा। और भी है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें, बुरे मनुष्य का स्वभाव कोई अच्छा काम नहीं कर सकता है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो बुरे मनुष्य का स्वभाव कोई अच्छा काम नहीं कर सकता है, बुरे स्वभाव का मनुष्य कोई अच्छा काम नहीं कर सकता है, या बुरा मनुष्य जो है वो कोई अच्छा काम नहीं कर सकता है। यहां कोई एक चित्र नहीं है, यहां आप देख रहे हैं, तो यहां कोई भी चित्र नहीं है, ऐसे लिखना है। सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, सभी लोग उपस्थित थे। यह हमारा राष्ट्रध्वज है, इसे मैं झुकने नहीं दूंगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसे लिखने का तरीका क्या है, यह मेरा राष्ट्रीय ध्वज है और इसे मैं कभी झुकने नहीं दूंगा। यह निबंध उत्कृष्टतम है, यह निबंध उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट जो शब्द है ये अपने आप में श्रेष्ठ है। इसके बाद मैं मेरी कलम से लिखता हूं, मैं अपनी कलम से लिखता हूं। विश्वनाथ और गोविंद में सबसे तेज कौन है, तो विश्वनाथ और गोविंद में तेज कौन है ये पूछना चाहिए आपको। मैंने कई वर्षों तक उसकी प्रतीक्षा देखी, मैंने कई वर्षों तक उसकी प्रतीक्षा की, या उसकी राह देखी, दोनों हो सकता है। इसके बाद आप देखें, आपातकाल में कई निरपराधी व्यक्ति मारे गए थे, तो आपातकाल में कई निरपराध मारे गए थे। इसके बाद उस निर्दयी ने मुझ पर कृपा नहीं की, उस निर्दय ने मुझ पर कृपा नहीं की या दया नहीं की। कृपा शब्द जो है यहाँ सही नहीं है, तो दया मतलब कृपा को हटाकर दया लगा दीजिए। उस निर्दय ने मुझ पर दया नहीं की। मैं गाने की कसरत कर रहा हूं, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं। इस प्रकार से हम इसे देख रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि आयोग सिर्फ अशुद्धियां छांटने के लिए ही आपसे नहीं कहता है, बल्कि कहता है कि अशुद्धियों का प्रकार भी बताइए, कि मतलब सेंटेंस जो है वो सही है या नहीं, और सही नहीं है तो पहले सही करिए और उसके बाद बताइए कि उसमें किस प्रकार की गड़बड़ी है, मतलब कैसी त्रुटि है। तो अब इसमें आप देखें, इसी प्रकार के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे
वह स्त्री अपराधी है, तो वह स्त्री अपराधिनी है, यहाँ लिंग संबंधी अशुद्धि है। अपराधी जो शब्द है वो पुल्लिंग है और यहाँ स्त्री यानी जो फीमेल है उसका यूज हो रहा है, तो इसलिए अपराधिनी। आपके विवाह समारोह में उपस्थित न होने पर, माफ कीजिएगा, आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत शोकाकुल हूं। आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत शर्मिंदा हूं। यहाँ पर उचित शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, मतलब ठीक संज्ञा या ठीक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए गड़बड़ है। डाकुओं की मंडली कल रात इधर से ही गुजरी थी, तो डाकुओं की टोली कल रात इधर से ही गुजरी थी। शब्दार्थ मतलब शब्दों के अर्थ से संबंधित यहाँ अशुद्धि दिखाई दे रही। कुछ दिनों में आपके द्वारा लगाया गया पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा, तो इसमें से आप बड़ा और विशाल में से कोई एक चुन लीजिए, बड़ा वृक्ष बन जाएगा या विशाल वृक्ष बन जाएगा। तो अतिरिक्त या अनावश्यक शब्द के जो प्रयोग की त्रुटि है वो यहाँ दिखाई देती है। इसी प्रकार से और भी देखिए, यहाँ नीचे है, बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार का रहता है। बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, ठीक है। इसके बाद इस पुस्तक में यही विशेषता है, इस पुस्तक की यही विशेषता है। अब यहाँ पे कौन सी गड़बड़ है? कारक संबंधी गड़बड़ है। उसके प्राण पखेरु चले गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब यहाँ पर चले गए और उड़ गए दोनों क्रियाएं हैं, तो गलत क्रिया के प्रयोग संबंधी जो दिक्कत है वो यहाँ दिखाई दे रही है। आपकी रचना श्रेष्ठतम है, आपकी रचना श्रेष्ठतम है, मतलब आपकी रचना श्रेष्ठतम है। यहाँ आप और की जो शब्द है उसको अलग अलग नहीं करके एक साथ लिखेंगे, तो वर्ण के प्रयोग से संबंधित अशुद्धि यहाँ दिखाई देती है। इसके बाद अगले वाले को देखें, लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। तो लड्डू को खाया और लस्सी को पिया और फिर हमने यात्रा की, मतलब लड्डू खाकर और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। तो क्रिया के प्रयोग और वर्ण से संबंधित जो दिक्कत है वो यहाँ दिखाई दे रही है। वह नगर दृष्टव्य है, तो वह नगर दर्शनीय है, वर्ण का प्रयोग यहाँ गड़बड़ किया गया है। और देखते हैं, अनेकों लोगों ने मुझे पकड़ लिया, अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया, वचन संबंधी दिक्कत है, एक वचन और बहुवचन वाला, ठीक है। इसके बाद तितली के पास सुंदर पंख होते हैं, तो यहाँ तितली के पास सुंदर पंख होते हैं, विशेषण संबंधी ये गड़बड़ है। तितली के शरीर में ही पंख होते हैं, तो उसके पास लिखने का कोई प्रयोजन नहीं है। पास शब्द जो है ये निकटता दर्शाने के लिए होता है, लेकिन जो चीज़ जो आपके शरीर का हिस्सा है तो उससे क्या निकटता दर्शानी? आप ऐसे थोड़े कहेंगे कि मेरे पास एक हाथ है, मेरे पास एक पैर है, मेरे पास एक सिर है, ये सही नहीं है, ठीक, क्योंकि वो आपके शरीर से जुड़ा हुआ है, इनफैक्ट वो आपका शरीर है। तो ऐसी स्थिति में वो मतलब यहाँ पे पास शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो सही नहीं है, ठीक। तो तितली के सुंदर पंख होते हैं। इसके बाद राकेश नया पोशाक पहनकर गया है, तो राकेश नई पोशाक पहनकर गया है, यहाँ पे नया की जगह पे नई हो जाएगा। जब भी आप आओ मुझसे मिलो, जब भी आप आए मुझसे मिलिए, मुझसे मिले या मुझसे मिलिए। क्रिया संबंधी अशुद्धि है। गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, तो आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, क्योंकि गत का मतलब होता है बीता हुआ और यहाँ जाएगा यानी भविष्य की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर आगामी होना चाहिए। दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतम है? तो दोनों चोटियों में से कौन सी उच्च है ये आपको लिखना चाहिए था, या उच्चतर भी लिख सकते हैं। तर का प्रयोग जो है वो आपस में तुलना के लिए होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, मतलब यहाँ पर गड़बड़ कैसी है फिर? जो विशेषण की अवस्था है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, उसमें से आपने सही अवस्था का चयन नहीं किया, मतलब ये विशेषण का दोष। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, मोहन की आंख से आंसू बह रहे थे, तो मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आंसू बहुवचन है, लेकिन आंखें जो है, मतलब आंसू शब्द जो है वो अपने आप में बहुवचन है, लेकिन आंखों के लिए आपको एक आंख और दो आंख, मतलब दोनों का अगर आप कह रहे हैं तो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग करना पड़ेगा, तो वो किया गया। वचन संबंधी दिक्कत है। इसके बाद अनेक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल किया है, तो अनेक विश्वविद्यालय के कर्मियों ने हड़ताल किया। अब यहाँ पर बहुवचन की त्रुटि। इसके बाद मतलब विश्वविद्यालय के स्थान पर क्या होना चाहिए? विश्वविद्यालयों होना चाहिए। इस समय मेरी आयु 30 वर्ष की है, इस समय मेरी उम्र 30 वर्ष की, और लिखना ये चाहिए कि इस समय मेरी अवस्था 30 वर्ष की। आयु और उम्र प्रायः ये दोनों जो है ये पूरे जीवन काल के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि एक मनुष्य जो है वो अपना पूरा जीवन जीता है 70 साल तक, 70 साल की अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये उसकी उम्र है या उसकी आयु है, ठीक है। हालांकि उम्र शब्द जो है ना वो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ये हिंदी का मूल शब्द है ही नहीं, तो हिंदी वाले जो दाव पेंच हैं वो इस पर लागू भी नहीं होते। तो उम्र को एक तरफ रख देते हैं, यहाँ बात कर रहे हैं आयु और अवस्था के बीच में। तो आयु जो है वो टोटल देखी जाती है। जैसे शेर की औसत आयु 25 साल होती है, मतलब 25 साल के आसपास ही वो जिंदा रहता है, उससे ज़्यादा वो नहीं चल पाता है। कुत्ते जो है वो 12 से 14 या बहुत हुआ तो 16 साल तक जिंदा रहते हैं, तो ये उनकी आयु है। लेकिन अवस्था, अब इस समय आपके कुत्ते की अवस्था 2 वर्ष, तो इस समय आप जिस भी आयु के पड़ाव में है या वो जो जीव है वो जिस आयु के पड़ाव में है उसको अवस्था कहा जाएगा।
तो यहाँ वही चीज है, मेरी अवस्था 30 वर्ष की है। इसके बाद आप देखें, हमारे ऊपर पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है, तो यहाँ आप देखें मेरे पर पूजनीय पिता का आशीर्वाद है या पिताजी का आशीर्वाद है, मतलब यहाँ वर्तनी संबंधी अशुद्धियां तो है ही है, उसके साथ बहुवचन वाली जो त्रुटि है वो दिखाई दे रही है। इसके बाद वह 9 2 11 हो गया, वह 9 2 11 हो गया, लेकिन यहां पर लिखा क्या है, वह 2 9 11 हो गया। जो मुहावरा था उसको पलट दिया है। यहां पर अशुद्ध वाक्य में गलत मुहावरे का प्रयोग हुआ है, तो अगर आप मुहावरे या लोकोक्ति का भी गलत प्रयोग करते हैं तो भी गड़बड़ी होती है। आंखों से आंसू निकल पड़ा, आंख से आंसू निकल पड़े, ठीक। आंसू जो है वो यहाँ एक वचन के तौर पे नहीं, हमेशा बहुवचन के तौर पर दिखाया जाता है। हवन सामग्री जल गया, हवन सामग्री जल गई, लिंग संबंधी अशुद्धि है। श्री राम सिंह मेरे अपने पिता हैं, अब ये वाक्य सुनने में ही विचित्र है, तो यहाँ आप लिखेंगे कि श्री राम सिंह मेरे पिता हैं। इसके बाद आप आगे देखते हैं अगले वाले का मतलब यहाँ पे कुछ और जो वाक्य है वो दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हमें अपना निजी काम करना चाहिए, ठीक है, तो हमें अपना काम करना चाहिए। अब अपना और निजी शब्द एक ही जैसे समानार्थी है, तो एक ही इस्तेमाल करिए। निराशा की किरणें छाई हुई है, निराशा के बादल छाते हैं, किरणें नहीं छाती हैं। इसके बाद मुझे नहीं मालूम था, तो यहाँ किस तरह की गड़बड़ है, मतलब शब्द का सही चयन नहीं किया गया है। मुझे नहीं मालूम था कि वह आपकी पैतृक संपत्ति है, तो मुझे नहीं मालूम था कि वह आपकी पैतृक संपत्ति है, मतलब पैतृक जो शब्द यहाँ लिखा हुआ है वही गड़बड़ है, मतलब लिखा कैसे जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, और यहाँ लिखा कैसे है वो आप देख रहे हैं। इसके बाद उसने एक मोती का हार खरीदा, इसे तो हमने शुरुआत में ही शुद्ध किया है। उसने मोतियों का एक हार खरीदा, संख्यावाचक विशेषण में यहाँ एक का प्रयोग जो है वो उचित स्थान पर नहीं हुआ है। इसके बाद अनावश्यक शब्द के प्रयोग को देख लेते हैं। तो कई बार जो वाक्य रचना है उसको करते समय हम अनावश्यक शब्द ऐसे ही डाल लेते हैं और उस समय पता नहीं लगता है, बाद में दिखाई देता है तो गड़बड़ी हो जाती है। जैसे उसने लगभग 100% अंक प्राप्त किए, तो उसे 100% अंक मिले। अब यहाँ पे लगभग का कोई स्थान नहीं था, तो शब्द अनावश्यक है। मैं सायंकाल के समय घूमने जाता हूँ, अब यहाँ पे काल आपने लिख ही दिया है तो समय लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं सायंकाल घूमने जाता हूँ। सारी दुनिया भर में ये बात फैल गई, तो सारी दुनिया में ये बात फैल गई, या दुनिया भर में ये बात फैल गई, ऐसे लिखना चाहिए। वह विलाप करके रोने लगी, तो वह विलाप करने लगी या वह रोने लगी। इसके बाद विंध्याचल पर्वत बहुत प्राचीन है। अब विंध्याचल, विंध्य जो है वो क्षेत्र का नाम और अचल का मतलब होता है पर्वत, तो विंध्याचल खुद ही विंध्य पर्वत को कहा जाता है, ठीक है। अब उसमें आपने एक और पर्वत जोड़ दिया, तो ये गलत है, आपको सीधा लिखना चाहिए विंध्याचल बहुत प्राचीन है। किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, तो किसी दूसरे से परामर्श लीजिए या किसी और से परामर्श लीजिए, मतलब इसमें से या तो आप और हटा दीजिए या दूसरे हटा दीजिए। वह बहुत सज्जन पुरुष है, वह सज्जन पुरुष है, इतने से ही पर्याप्त काम हो जाएगा। वह सबसे सुंदरतम कमीज है, वह सुंदरतम कमीज है या सबसे सुंदर कमीज है, ऐसे लिखें। वह शायद जरूर आएगा, तो यहाँ पर वह जरूर आएगा ऐसे लिखिए। जरूर शब्द है ही है, तो शायद का मतलब गफलत का कोई स्थान ही नहीं। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, तो देश के वर्तमान हालात ठीक नहीं है, ऐसे आप लिखेंगे। सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए, सप्रमाण स्पष्ट कीजिए। ठंडा बर्फ लाओ, बर्फ ठंडी ही होती है, तो बर्फ लाओ। दास्ता युक्त गुलामी का जीवन ठीक नहीं है, गुलामी और दास्ता का मतलब एक है, तो दास्ता युक्त जीवन ठीक नहीं। तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए, तो नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। तरुण जो है ये किसको कहा जाता है, जो नौजवान होते हैं उन्हीं को कहा जाता है, तो या तो आप लिख दीजिए कि तरुणों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए, वो भी सही। वह पानी से पौधों को सींचता है, और कोई चीज डालकर भी सींचा जाता हो तो फिर अलग बात है, लेकिन प्रायः पानी से ही सींचा जाता है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे आप कि वह पौधों को सींचता है, बस इतना पर्याप्त है। कई वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी थी। अब बेड़ी जो है ना ये पैर में पहनाई जाती है, हाथ में हथकड़ी होती है और पैर में बेड़ी होती है, तो ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे गले की बात हो रही है, तो यहाँ आप लिखेंगे, गले को हटा देंगे, उसकी जगह पैर लिख देंगे, तो कई वर्षों तक भारत के पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी थी, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने वर्तनी शुद्धि के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र देखे हैं। वैसे तो इसका जो सिलेबस और पीडीएफ है वो बहुत ज्यादा विस्तृत है, लेकिन परीक्षा उपयोगी, जितने से कि आप पेपर में जितनी वर्तनी शुद्धि वाले प्रश्न आते हैं, चाहे वाक्य शुद्धिकरण के लिए चाहे शब्द को सही करने के लिए, वो आराम से हल कर सके और आपके सारे प्रश्न सही भी हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। तो इसे एक बार देख लीजिएगा, और इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।